बिना फोकस के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो 2017 अच्छी सैलरी, बढ़िया डेजिग्नेशन, सेटल थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अचानक से रिजाइन कर दिया। तो ये लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का क्या जाल है और ये कैसे मैनेज करें? सेविंग शुड बी योर प्रायोरिटी। आपका बेटा 12th में होता आज, तो आप उसको सीए की सलाह देते या ये ट्रेन छूट चुकी है ये बोलते? नहीं देखो, सीए आप इसको फाइनेंशियल वाला मत लेके चलो। 2020 में जीएसटी एक दिन में मिल जाता था, आज जीएसटी महीना लेता है, 1.5 महीना लेता है। आप समझिए। देखो, तो इसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कह सकते हैं ईशान जी? नहीं, मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता। आप देख रहे हैं द विकास गुप्ता शो, जहां हम शोर शराबे से दूर उन एक्सपर्ट से मिलते हैं जिनकी बातें आपकी जिंदगी में सच में कुछ वैल्यू ऐड करती हैं। अगर आप सोचते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट एक बोरिंग इंसान होता है जो साल में एक बार आपकी आईटीआर फाइल करता है और बाकी समय एक्सेल शीट या फाइल्स में खोया रहता है, तो शायद ये आज की बातचीत आपके लिए नहीं है। अगर आप ये मानते हैं बिजनेस बनता है फंडिंग से, वैल्यूएशन से, शार्क टैंक की पिच से और प्रॉफिट, कैश फ्लो, कंप्लायंस, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, तो भी शायद ये शो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप यह समझना चाहते हैं कि इंडिया में 100 में से लगभग 90 स्टार्टअप पहले 5 सालों में क्यों बंद हो जाते हैं और जो 10 बचते हैं उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो बाकियों में नहीं होता है, और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि लाखों की सैलरी कमाने के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, इनकम और वेल्थ में असल फर्क क्या है, तो आज की ये बातचीत एग्जैक्टली आपके लिए है। दोस्तों, आज जो हमारे साथ हैं उनकी कहानी सेल्फ मेड शब्द का असली मतलब समझा देती है। पंजाब के एक छोटे से शहर का लड़का जिसने वो कर दिखाया जो बड़े मेट्रो वाले भी सोच नहीं पाते हैं। जब बाकी स्टूडेंट्स एक डिग्री में हाँफ रहे थे, इन्होंने एक साथ 3 की, सीए, सीएस और सीएमए। और एक कहानी जो आपको हिला देगी। नवंबर 2008 सीए फाइनल का पेपर, रास्ते में बाइक का एक्सीडेंट, कोहनी से लेकर घुटनों तक खून बहता, ज्यादातर लोग घर लौट जाते। इन्होंने टूटी बाइक उठाई, 20 मिनट लेट सेंटर पहुंचे और वो पेपर भी क्लियर किया। 18 साल का फाइनेंस एक्सपीरियंस, एसटी मीडिया में 5 कंपनियों के फाइनेंस कंट्रोलर। और फिर 2017 में जब कैरियर की सबसे कंफर्टेबल सीट पर बैठे थे, वो सीट भी छोड़ दी। शुरू की अपनी फर्म रेज बिजनेस सॉल्यूशंस। आज रेज के पास 15 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, 450 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की टीम है और प्रेजेंस है देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में और कई देशों में भी। आज ये एक लिस्टेड कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं और स्टार्टअप मेंटर भी। आज हमारे सामने वो इंसान है जिन्होंने सैकड़ों कंपनियों की बुक्स और हिसाब किताब अंदर से देखा है। तो चलिए उनसे पूछते हैं स्टार्टअप के चलने और ना चलने की असली कहानी। तो स्वागत करते हैं सीए ईशान जुनेजा जी का। ईशान जी नमस्कार। पंजाब का एक छोटा शहर, एक मिडिल क्लास परिवार, वहां से सीए बनने का सपना कैसे आया और उस जमाने में एक छोटे शहर में सीए बनना कितना बड़ा डील होता था? थैंक यू सो मच। पहले तो विकास भाई, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और हम आपसे हमेशा मिलके अच्छा लगता है। अभी तक तो हम वर्चुअली मिले हैं, तो फेस टू फेस मिलके और अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो देखो, पहले तो जो आपका क्वेश्चन है कि सीए का थॉट प्रोसेस कैसे आया, विचार कैसे आया, सच बताऊं तो विचार आया ही नहीं। कोई ऐसा नहीं था, थिंक थ्रू कर रहा था, कुछ नहीं था। मैं तो साइंस बैकग्राउंड का बंदा था। साइंस बैकग्राउंड +2 में नॉन मेडिकल कराया मैंने। नॉन मेडिकल में बड़े भाई हमारे इंजीनियर बन रहे थे और इतना अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-4 टाइप। तो तब इतनी इंजीनियर्स की वैल्यू थी नहीं, बहुत इंजीनियर कॉलेज बहुत हो चुके थे। Y2K हुआ था। हाँ, तो क्या था कि बेसिकली इतने अच्छे एग्जाम, मतलब नंबर्स भी नहीं आए थे कि मैं कहूँ कि मैंने कुछ क्लियर कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज एवरेज। तो मेरे को एवरेज कॉलेज मिलना था। तो एक मेरे अंकल हैं जो कि प्रिंसिपल रह चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि तू इंजीनियरिंग छोड़ सीए स्टार्ट कर दे। वो हमारे बचपन से मेंटर रहे हैं,
गुरु रहे हैं, तो हमारे घर पे सब उनकी बात मानते हैं, तो हमने फिर उस पर थोड़ी रिसर्च करी और सीए स्टार्ट कर दिया. सो दैट वाज द जर्नी काइंड ऑफ फॉर सीए. तो सीए अकेला ही इतना मुश्किल है? लोग 5-7 साल लगा लेते हैं. आपने सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, तीनों एक साथ किए. तो क्या ये एम्बिशन थी आपकी या इनसिक्योरिटी थी, या आप क्या साबित करना चाहते थे? और ये जो अर्जुन की आंख वाला जो लक्ष्य था, इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी? क्योंकि आई एम आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चन. ये तीनों बहुत बड़ी डिग्रियां, इंडिया बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती हैं, और आप इंडिया के चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके पास ये तीनों प्रोफेशनल डिग्री है. करेक्ट. देखो, जो आपने अर्जुन की आंख वाला है, दिस इज द कंसेप्ट विच आई यूज राइट नाउ ऑल्सो, टुडे ऑल्सो, कि बिना फोकस के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. उससे पहले 3 डिग्रियों से पहले मैं आपको बताता हूँ, सीए करने के लिए मैंने बिफोर सीए फाइनल, नवंबर में हमारे एग्जाम होते हैं, तो मैंने मई में आर्टिकलशिप को हॉलीडेज लेके मई से लेके नवंबर तक मैं एक बंद कमरे में रहा हूँ. कोई फोन नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था. घर वाले खाना देने आते थे तो उनको अलाउड था कि बाहर खाना रख के जाओगे, मेरे को नोक नहीं करोगे. राइट. मैं 2 घंटे सोऊं, 4 घंटे सोऊं, किसी को कोई मतलब नहीं है. मेरे लिए दुनिया नहीं थी. ये थॉट प्रोसेस था कि अर्जुन की आंख, कि ये टारगेट पहले फर्स्ट गो में अचीव करना है, मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं लेनी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है. और भगवान की दया से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था. बिकॉज आप इतने फोकस्ड हो चुके हो, आपको 6 महीने अब एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे है. देन आई थॉट ऑफ टू टेल यू, सीए फाइनल और सीएस फाइनल एक साथ दिया है मैंने. और सीएस इंटर उससे पहले दे चुका था. तो एक आपको आदत हो चुकी है. तो वो टाइम ऐसा होता है जब आप दौड़ रहे होते हो ना, तो जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ज्यादा आप अचीव कर पाओगे. तो वो दौड़ थी जिसमें मैंने सोचा कि सीएस भी कर लेता हूँ, बिकॉज सीए इतने बड़ा, सारे लॉज तो पढ़ ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट सीएस. तो सीएस भी साथ के साथ क्लियर हो गया. एंड टू टेल यू, सीएस में भी हाईएस्ट मार्क्स टाइप ही थे, जो कि नॉर्मली नहीं आते हैं. और सीएमए मैंने स्टार्ट करा था आफ्टर माई दिस, मतलब जॉब में जाने के बाद, जॉब में. बट उसको भी मेरे को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा. फर्स्ट अटेम्प्ट एवरीथिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट हाईएस्ट मार्क्स, पता ही नहीं लगा, बिकॉज इट वाज ए फ्लो. आई वाज वेरी फोकस्ड कि मेरे को ये करना है. देन आई डिड इट. मतलब भगवान आपको रास्ता दिखाता है, भगवान आपका साथ होता है. एंजॉयिंग दैट? यस यस, आई वाज एंजॉयिंग दैट. मतलब लोग डरते हैं ना? नहीं, देखो, डरते हैं, डर होता है बेसिकली, बट आप इतनी मेहनत करो कि देयर इज नो सेकंड थॉट. देखो, हमारे लिए ना एक है, या यस होता है या नो होता है. राइट. बीच का कोई रास्ता नहीं होता. राइट राइट. तो या करना है या नहीं करना. करना है तो फिर जान लगाओ ना. फिर क्यों सोचना कि मैं अब थोड़ा सा 2 घंटे रिलैक्स कर लूं. फिर तो जिंदगी भी आपको कहेगी कि रुक जा, अब रिलैक्स ही कर. राइट. तो यू हैव टू पुट एफर्ट. तो इतना मोटिवेशन कैसे आया? किसी ने दिया या आपने अपने आप डेवलप किया? क्योंकि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा था कि आपकी फैमिली में सारे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो. नहीं, मैं पहले ही सीए हूँ. अच्छा. पहले ही सीए हूँ. कोई सारे बिजनेस तो ये बैकग्राउंड. डिटर्मिनेशन के बारे में हमारे, देखो, डिटर्मिनेशन बताइए. एक्चुअली क्या है, आपकी जो परवरिश होती है वो बहुत मैटर करती है, कि आपकी पेरेंट्स जो हैं वो कैसे आपको बड़ा कर रहे हैं. तो वो शुरू से ही मैं स्टडी में पूरा फोकस रहे थे हम दोनों भाई. तो उससे, और ऑफ कोर्स क्लास टॉपर रहे थे. आई वाज यूनिवर्सिटी टॉपर आल्सो, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉपर आल्सो. तो वो बाय डिफॉल्ट एक एनवायरनमेंट ऐसा था जिसमें आप फोकस्ड हो कि पढ़ना जरूरी है. आपको आसपास से ज्ञान यही मिल रहा है कि ये पढ़ोगे तो और आगे बढ़ोगे. यू कैन नॉट बी एट कि रिलैक्स करो. या तो देखो, आपके माँ बाप के पास 100-200 करोड़ पड़ा है और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बिगड़े आप. सो वी वर लोअर मीडियोकर फैमिली. तो आपको पता है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको फिर उस हिसाब से मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी. नहीं, चलिए, मैंने मान लिया ये फैमिली से आपको बहुत सपोर्ट मिला, आप भी काफी डिटरमाइंड थे. मैं एक बेसिक सवाल इसी में पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा है, वो ऐसा डिटर्मिनेशन कैसे लाए? फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं है, या फैमिली इतनी क्वालिफाइड नहीं है, इतनी डिटरमाइंड नहीं है. क्योंकि अगर आप हमारे देश में आम जनता को देखेंगे तो फैमिली इतनी डिटरमाइंड नहीं है, उनको पता नहीं है. वो पहले तो, अगर आप 20 साल पहले जाएंगे तो एक ही सवाल होता था कि बेटा इंजीनियर या डॉक्टर. हम्म. तो जो
20-22 साल का लड़का या लड़की है जो जिसने अपना ग्रेजुएट किया है या ग्रेजुएट कर रहा है, एक कुछ सीक्रेट तो बताइए कि वो डिटर्मिनेशन कैसे लाए आपके जैसा तगड़ा, एक नहीं 3। तो देखो इसके कुछ वेज हैं। सबसे पहले आपको जब आप एक एज एन एडल्ट या आप टीनेजर भी होते हो तब आपको पता होता है मेरे लिए गलत क्या है सही क्या है। अच्छा। अगर आपके आसपास के लोग इंजॉय कर रहे हैं या घूम रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं या कुछ भी गलत कर रहे हैं, इंटरनली आपको पता होता है कि ये गलत है। ठीक है। अगर मैं उस फॉर ए शॉर्ट टर्म वो उसके लिए खुशी के लिए मैं उस डायरेक्शन में चला जाता हूँ तो वो गलत है। करेक्ट है। सेकंड इज ये कैसे अचीव हुआ, कैसे मैं इस पे काम करूं, इज मेडिटेशन। अच्छा। हम शुरू से घर में ओवरऑल मेडिटेशन या रिलीजियस रहे हैं। ओके। और टू टेल यू सत्संग पे जाते रहे हैं। तो जब ज्ञान आपको मिलता है स्पिरिचुअल का भी, जिसमें आपको अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, अल्टीमेटली आपका आसपास अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि यार ये गलत है। ऐसा नहीं है, देखो उसी रास्ते में सब दुनिया चलती है, सबको बड़ा होते हैं, सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो गलत रास्ते पे भी जा रहे होते हैं, जो टाइम खराब कर रहे होते हैं। आपको उन चीजों से बच के निकलना होता है अपने रास्ते। वो पहले वाली बात जो फोकस कि आपकी अर्जुन की आंख होनी चाहिए, और सेकंड सही गलत का पता है, बिकॉज आपको बार बार सुनने को अच्छी चीजें मिल रही हैं। नहीं तो वो इन्फ्लुएंस कैसे ना हो, क्योंकि आजकल आज के दौर में सोशल मीडिया, लग्जरी, ये बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो गई हैं। डाइवर्जन, डेविएशन बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो वो कैसे मेंटेन करें? ये डिस्ट्रैक्शन देखो सिंपल है। मेडिटेशन इज मस्ट फॉर यू नो दिस डिस्ट्रैक्शन, टू कंट्रोल दिस डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। अगर मैं मेडिटेशन करता हूं तो मैं अपने आप पे, अपने माइंड पे, अपनी हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। दिस इज फैक्ट। ओके। प्रैक्टिकली करा हुआ चीज है कि आप मेडिटेशन पे फोकस करते हुए, मतलब मान लो कोई भी आप काम करोगे, आप 2 मिनट ठहरो, कोई भी नई चीज करनी है, ये सीक्रेट है, ये 2 मिनट ठहरो। ऐसा नहीं है अब मैं कोई यहाँ जाना है फटाफट निकला और चला गया, नहीं, 2 मिनट ठहरो, समझो, फिर उसके बाद आप एक्शन लोगे ना, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। क्योंकि आपने थिंक थ्रू करके तरीके से समझ के कि दिस इज राइट। ये भागा दौड़ी वाला डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं, चल तू वहां चल रहा है मैं भी चलता हूँ। नो, यू शुड think through it before you decide anything. So that is very important. My thinking before I do anything is very important. चाहे मैं सुबह उठता हूँ, आज की भी बात करूँ तो मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे माइंड में पता है मेरे को मेरा कैसे फ्लो चलना है, हाउ कैन आई एफिशिएंटली मैनेज माई डे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की बात करूँ तो हमारा कल का प्लान था, बट आई थॉट कि बिकॉज आई एम कमिंग टू दिल्ली, वाई विल इट्स एन हाफ एन आवर, वाई शुड आई स्पेंड 4 hours to do the same thing which I can do now, and I can save my 24 hours. Right. By just doing this, I save 24 hours. Great. तो पहला आपका टेक अवे है कि सही गलत तो सभी को पता होता है। थोड़ा मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए और फैसले को धीरे से समझ के लेना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे एक वाक्य पूछना चाहूंगा। 2008 नवंबर का आपका सीए का फाइनल के एग्जाम थे, आपका एक एक्सीडेंट हुआ। आप उस समय क्या एज रही होगी आपकी? अब लगाओ, आई हैव गिवन एग्जाम इन 2008, तो मैं अराउंड 23 इयर्स का था। तो 23 ईयर में आपने अपने आप काम कैसे नहीं खोया, परेशान कैसे नहीं हुए? और चूंकि मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, आप अगर देखेंगे दिल्ली में एक लक्ष्मी नगर जगह है, सीए और सीएस का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। आप काफी लोगों से मिलेंगे, परेशान रहते हैं, एग्जाम के दौरान तो कुछ अलग ही हो जाते हैं वो। करेक्ट। ठीक है। और उस इश्यू में अगर कुछ मिसहैप हो जाए आपके साथ, कोई बुरा बोल दे, कुछ आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपके पैसे खो जाए, तो दिमाग और खराब हो जाता है। तो ये जो स्टोरी मैंने आपके बारे में पढ़ रखा है, तो 23 साल की उम्र में मेरा फाइनल एग्जाम है, अकाउंट्स का पेपर है, तो क्या चल रहा था? और इस तरीके की स्थितियों में मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी का एक्सीडेंट होता है, होना भी नहीं चाहिए किसी का भी, लेकिन कुछ अनवांटेड चीज, बड़ी चीज लाइफ में आ जाती है। ठीक है। तो कैसे आपने अपना काम कंट्रोल रखा और ये सोचा कि नहीं मुझे पेपर देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अलग बनाता है भीड़ से। तो भीड़ से अलग कैसे बने आप? देखो एक्चुअली क्या था, ये हमारा सेकंड एग्जाम ही था। फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम था हमारा, टोटल 8 एग्जाम होते हैं,
तो बेसिकली हम निकले थे तो जस्ट एग्जाम से 15 मिनट का डिस्टेंस हमारा पड़ा है, तो चंडीगढ़ में हमने एग्जाम दिया था। और वो गोल चक्कर है चंडीगढ़ में काफी, जी। तो आप क्रॉस करते हो और वैसे भी पूरी रात तो सोए नहीं हुए हो आप। अच्छा। मैं पूरी रात सोया नहीं हुआ था। ओके। तो दो आई डोंट एडवाइज इट, बट कि चलो ठीक है, वो 36 घंटे का एक टारगेट पूरा करा था कि जाग के पूरा एग्जाम दिया। बट इट वाज नॉट कि मैं नींद में था तो, बट इट वाज बाय चांस कि वो जब आप क्रॉस करते हो उसी में आपका गाड़ी लग गई और आप गिर गए और आप बुरी तरह वो हो गए। ठीक है। बट आप सोचो जैसे ही वो उठे तो मेरे अपने आप को संभालने का थॉट प्रोसेस ही नहीं था। ओके। उसका रीजन क्या है, आपके लिए बड़ी चीज क्या है, आपने अपने 4 साल हो गए थे मेरे को पढ़ते हुए, तो फाइनल इज द फाइनल डे, राइट। वो फाइनल डे था। तो वो थॉट ही नहीं आया कि यार इसको संभालना भी है। राइट। वो बड़ा क्लियर था कि यार कोई बात नहीं ना, कुछ ऐसा मतलब नहीं होगा, 3 घंटे बाद संभाल लेंगे ना, क्या फर्क क्या पड़ता है, राइट। 3 घंटे बाद संभाल लेंगे। तो वॉज वेरी क्लियर। आई वॉज एक्चुअली 20 मिनट्स लेट और वो मेरा एग्जाम एवरेज गया था, बट भगवान की दया से आई गोट 76 मार्क्स, जो कि नॉर्मली सीए में पॉसिबल नहीं है उस पर्टिकुलर एग्जाम में, उसी पर्टिकुलर एग्जाम में। पोजीशन में भी अपना काम नहीं खोया। हाँ। और यहाँ पे मेडिटेशन आपका और आपका डिटर्मिनेशन काम आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट राइट। एसटी मीडिया जैसी कंपनी में और 5 बड़ी कंपनियों में आप फाइनेंशियल कंट्रोलर रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट, ट्रेजरी, लीगल एग्रीमेंट, सब कुछ आपकी टेबल से गुजरता था। तो कॉर्पोरेट के 5 सालों में आपने क्या सीखा जो आपकी ये प्रोफेशनल डिग्रीज ने आपको नहीं सिखाया? देखो, कॉर्पोरेट की बड़ी चीजें सीखी हैं। देयर इज लोट्स ऑफ लर्निंग, एवरी डे वाज लर्निंग। सबसे पहले आप इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद अदर पीपल। हमारे सीए में क्या है कि इट्स एन एग्जाम ओरिएंटेड, या आप ट्रेनिंग करते हो। राइट। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि यू गोइंग टू कॉलेज, ऐसा आपको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। राइट। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम देयर इज कि आप पूरे इंडस्ट्री डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पे इंटरेक्ट कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे वो होते हो। बाकी अदर देन सीएज आई हैव डन लोट्स ऑफ, मैंने परचेज देख लिया, मैंने बिजनेस देख लिया, मैंने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन दैट ली है। और ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा मेरा टेक अवे था वॉज नेटवर्किंग, वॉज हाउ यू डील, हाउ यू मेक रिलेशंस। ओके। आज जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं कंसल्टिंग में इज बेस्ड ऑन रिलेशन। वो आप हमारे साथ अच्छा यही हुआ है हर बार कि जो मेंटर मिले हैं वो इतने अच्छे मिले हैं कि उन्होंने हमें बहुत सिखाया है। आज भी वो मतलब टचवुड रिलेशन ऐसे मेंटेन है कि जो मेरे आज भी मेंटर हैं आनंद अग्रवाल हैं, जो कि ग्रुप सीएफओ हैं वी-मार्ट के। तो ही इज माय मेंटर एंड ही इज माय दैट टाइम माय मैनेजर और सीनियर। ही वाज सीएफओ ओनली इन एचटी मीडिया। राइट। तो उन्होंने भी इतनी काफी चीजें सिखाई हैं ऑफ दिस नेटवर्किंग कि आप काम करते चलो अपने आप, थिंग्स आर दिस मनी इज बाय प्रोडक्ट, मनी इज नॉट योर मेन प्रोडक्ट, मनी इज योर बाय प्रोडक्ट। जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जैसा आपने बताया कॉलेज नहीं जाना होता है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता है, तो एक जो इंटरेक्शन होता है वो तो जीरो होता है, जीरो होता है। तो वो सारी चीजें आपने कॉर्पोरेट में सीखी जो आपको डिग्री में, प्रोफेशनल डिग्री में नहीं मिलेगी। अगर आप लॉ डिग्री की बात करें तो आप कॉलेज जाते हैं रेगुलर, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मूड कोर्ट होता है, काफी सारी तैयारी होती है। सीए, सीएस, सीएमए में ये सब नहीं होता है। तो वो सारी चीजें आपने 5 साल में सीखी जो आपको कोर्स में नहीं सिखाई गई। तो 2017 अच्छी सैलरी, बढ़िया डेजिग्नेशन, सेटल थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अचानक से रिजाइन कर दिया और अपना काम स्टार्ट किया, तो घर पे क्या रिएक्शन था? और ऑनेस्टली बताइए, 6 महीने तक जो फिक्स सैलरी आती है वो नहीं आई, तो आपको डर नहीं लग रहा था? देखो, ये जो 2017 में ये स्टेप लेना, एक्चुअली थॉट प्रोसेस तो बड़ी पहले था। ओके। अचानक से नहीं था। ये स्टेप वाज नॉट किया अचानक से। ये तो जब 2009 में जॉब स्टार्ट भी करे था कॉर्पोरेट कल्चर में, तो तब वेरी मच क्लियर था कि यार करना तो कुछ अपना है। राइट। करना तो बड़ा है कुछ, और कुछ करना अपना है। बट ऑफ कोर्स यू कैनॉट गो डायरेक्टली, आपके पास फंडिंग तो पड़ी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं कोई बिजनेस ओपन कर लूँ। तो यू नीड टू क्रिएट, और आपको सीखना भी है बिजनेस बनाना कैसे है, वो तो आपको जो भी सिखाएगी अल्टीमेटली। सो बट
इसके साथ मैचिंग का कंसेप्ट हुआ कि 1 जुलाई को जीएसटी आया था, नया लॉ आया था। राइट सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी प्रैक्टिस में या कुछ भी करना चाहता है, इट वाज, तो वो मैंने टैप करा एक्चुअली उसको। और घर पे रिएक्शन क्या था, देखो इट वाज अ बिग सैलरी और मेरे पे लोन भी चल रहा था, मैंने घर Right, लिया था। right. 2016 में मैंने घर लिया और 2017 में मैं नौकरी छोड़ के बैठा हूँ। दिस इज व्हाट 80 लाख का मेरे पे लोन है, टू टेल यू। वो हौसला हुआ था मेरे बड़े भाई के कारण। वो क्या हुआ, मेरी ईएमआई जा रही है 65,000 रुपए, ओके और अब 65,000 जा रही है, कुछ घर का खर्चा है, मैं शादीशुदा हूँ, बेटी है मेरी एक, तो ऑफ कोर्स दैट टाइम तो पॉसिबल नहीं है कि आपको 1.5 लाख रुपए तो चाहिए। चाहिए बट वो बैक में थे कि कोई बात नहीं, तू कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो बाय दैट ग्रेस वो मैनेज हुआ। बट टू टचवर्ड 6 महीने ही लगे कुछ एक नंबर क्रिएट करने में। 6 महीने में नंबर क्रिएट हो गया था कि आई डिडंट हैव टू डिपेंडेंट कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये अचानक का फैसला नहीं था, था, जो बिल्कुल नहीं था। बाहर से दिखता है ना कि अचानक का फैसला था, वो नहीं था, थिंक थ्रू था। तो आपके हिसाब से फिर वही बात आ रही है कि आपने प्लान करके लिया, फोकस्ड। हाँ, आपने 2009 से सोच रखा था कि आपको एग्जिट करना है जॉब से, कुछ अपना शुरू करना है। तो दर्शकों के लिए टेक अवे ये है कि 2017 का मुझ जैसे को लगता है कि अचानक से आपने छोड़ दी, अचानक से आ गए। वो अचानक नहीं था तो आपने सफर भी नहीं किया ना, सफर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है, बैक थी, कुछ सेविंग थी, मैनेज हो गया। आप देखो ना, लोन भी था, सब कुछ था, तो भी एक स्टेप था, बिकॉज प्लान था, प्रॉपर प्लान था। ऐसा नहीं है कि इट वाज जस्ट लाइक दिस। अनप्लान्ड होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। बहुत दिक्कत होती। ईशान जी, मीडिया कहता है स्टार्टअप फेल होते हैं कंपटीशन से, फंडिंग ना मिलने की वजह से। आपने सैकड़ों कंपनियों की बुक्स देखी हैं, अकाउंट्स देखे हैं, तो असली टॉप 3 रीजन क्या हैं जो बाहर से किसी को नहीं दिखते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट में तो सब कुछ पता चल जाता है। तो क्या रीजन लगता है आपको स्टार्टअप के फेल होने का? देखो, मल्टीपल रीजंस है, हम इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं। पहले तो जो डेटा कहता है अराउंड 95% स्टार्टअप फेल होती हैं। राइट उसके भी ईयर वाइज का डेटा है। राइट पहले साल में फॉर एग्जांपल 85 to 87% कम आउट, और फिर दूसरे साल में अनदर 10%, तो रह जाती हैं एक्चुअली में 3-4% रह जाती हैं जो सर्वाइव करती हैं। अब इसको ये समझते हैं कि ऐसा क्यों, पहले साल में क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो स्टार्टअप बनी होती है ना आजकल, बड़ी फैंसी चीज है ये, स्टार्टअप करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बट प्रॉब्लम है आपने थिंक थ्रू करा है, मैंने ये कब बेचना है, पहली तो बात है। क्या रिसर्च है आपकी, ये कब की मार्केट कितनी है, मार्केट टोटल ओवरऑल मार्केट कितनी है, कितने प्लेयर हैं, क्या बनाना चाहते हो आप, क्या ऐसा चीज कर रहे हो जो दुनिया बना रही है। तो यू हैव टू थिंक थ्रू इट। तो लोग जंप कर जाते हैं विदाउट एनी एनालिसिस, जो मैक्सिमम जनता जो फर्स्ट ईयर में आउट होती है बिकॉज ऑफ दिस। सबसे पहले अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी रिसर्च करा हुआ, ऐसा इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि फंडिंग मार्केट में नहीं है। फंडिंग है मार्केट में, बट फंडिंग आजकल मिलती है कि आप नीचे टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या है, टॉप लाइन बॉटम मतलब आप टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू क्या है, नीचे P&L क्या आ रहा है, और क्या ये मार्केट में आपकी एक्सपेंडेबल है। मान लो आप 5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और नीचे आपका -10 करोड़ है, और आगे का क्या, चलो कोई बात नहीं, -10 करोड़ है, कोई बात नहीं, बट क्या ये 5,000 करोड़ बन सकती है? पहला क्वेश्चन है। आपकी मार्केट इतनी है, और हाँ अगर बन सकती है तो आपका प्लान क्या है, आप कैसे करोगे? और इज इट सिर्फ पेपर पे प्लान रखा हुआ है या आपने कोई रिसर्च करी है? राइट। सो योर एक्चुअली प्रोडक्ट से पहले तो जो फाउंडर होता है वो फेल होता है। उसकी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होती। मैंने जंप ले लिया, मेरा नेटवर्क नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है फंड कहाँ से आएगी। अगर मैंने एक स्टार्टअप या कंपनी खोली है तो एटलीस्ट आपका 5 साल का होराइजन होना चाहिए। 5 साल का होराइजन का मतलब क्या है कि मेरे को पता होना चाहिए कि 5 साल में मेरे पैसे कितने लगने हैं। मेरे पास पैसे तो 2 महीने के नहीं है, और मैं 5 साल की बेट कैसे करूं? तो यू नीड टू हैव आइदर इन्वेस्टर कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मेरे को 5 साल में फंडिंग चाहिए, या आपका बूटस्ट्रैप मतलब आपके खुद के पैसे लगे हुए हैं, या आपने मार्केट से फैमिली फ्रेंड्स राउंड करा हुआ है। तो इसको स्ट्रक्चर करके करना चाहिए आपको। पहले बूटस्ट्रैप, मेरे पास खुद के पास कुछ पैसा होना चाहिए। फिर सेकंड, मेरे फैमिली फ्रेंड्स तैयार होने चाहिए कि मैं 1.5 साल अपना पैसे से खर्च करूंगा, उसके बाद मैं अपना फैमिली फ्रेंड्स राउंड करूंगा अगले 1.5 साल।
एंड देन थर्ड स्टेप शुड बी सम इन्वेस्टर्स, फिर आगे सीड फंडिंग ये फंडिंग राउंड आते हैं टाइप। ये थिंक थ्रू नहीं होता है। आपने पूछा कि फेल क्यों होते हैं, ये स्टेप फॉलो नहीं करता कोई। ओके, फिर स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं, हाँ, फिर रिसर्च नहीं किए। ये है स्टार्टअप को चलाने का तरीका। फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च इज द अनदर थिंग वी हैव टू। सो इट इज नॉट इजी टू गेट दिस। पहले आपकी थिंक थ्रू करके आपका पूरा फ्लो चार्ट सब कुछ तैयार होना चाहिए बिफोर यू इवन जंप इनटू इन। जंप तो बहुत दूर की बात है, पहले ये सब कुछ रेडी होना चाहिए। आई शुड नो, मैंने कोई मार्केट रिसर्च करी है, कोई बेंचमार्किंग करी है, कोई बैच रन करा कि मैंने इस स्टेट में या इस सिटी में ये रन करा, ये चला टाइप। प्रोटोटाइप जैसा कुछ आपने चलाया, स्टार्टिंग किया। तो आपने ओवरऑल ईशान जी फाउंडर की मिस्टेक बता दी। मैं इसको थोड़ा और टाइप, थोड़ा और छोटे दायरे में लेके आ रहा हूँ। कॉमन मनी रिलेटेड मिस्टेक्स क्या होती हैं फाउंडर्स की, जो सिर्फ पैसे से रिलेटेड है, कि पैसा ना होना या पैसे की सही प्लानिंग ना करना, ये और कितना पैसा होना चाहिए, कितना टाइम के लिए। तो मनी रिलेटेड क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं फाउंडर की? देखो, सबसे पहले कॉमन मिस्टेक इज माय प्लानिंग। सो फॉर एग्जांपल आई शुड नो, मेरे पास अगर 1 करोड़ पे ही है टू स्टार्ट विद, 1 CR है मेरे पास टू स्टार्ट विद, उस 1 CR को मैं डिवाइड करूंगा इन नंबर ऑफ मंथ्स कि कितने पैसे कब कब चाहिए मेरे को, और मेरी प्रायोरिटी क्या है। पहले प्रायोरिटी हैज टू बी, या तो पहले प्रोडक्ट बनाने की प्रायोरिटी है, और ऑफ कोर्स कुछ नंबर्स तो मैं लेके आऊंगा, कुछ रेवेन्यू नंबर्स तो मैं लेके आऊंगा, या मैं रेवेन्यू नंबर नहीं ला सकता, मैं अपने प्रोडक्ट को रिसर्च पे डाल रहा हूँ, R&D पे डाल रहा हूँ, तो मेरे पास इन्वेस्टर होना चाहिए। सो whatever money I have, limited money I have, because being an entrepreneur, being a founder, ऐसा तो नहीं है everybody has the money. The major problem is that people does not have the money. Right. तो जो limited money है उसको best utilize करके आप उससे best return लोगे, and then you show it to the market. But ये planning आपकी पहले होनी चाहिए, ना कि you are jumping into something and आप अपने 1 CR लगा के बाहर आ रहे हो और कह रहे हो खत्म हो गया। So I'll give you a live example. ठीक है। One of my friend, has started some kind of a business which was very operational oriented. Okay. मतलब it was of though he has done already 2 startup कर चुका है, तो there is a learning. ऐसा नहीं है कि फेलियर हो गया तो पता नहीं क्या गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर हो गया तो of course you learn from that. But उसमें क्या था कि उसने स्टार्ट करा था कि होम सर्विस फॉर मेड्स एंड ऑल, या योर ड्राइवर्स, जो आजकल की प्रोंटो और ये यस मैडम कर रहे हैं। यस मैडम इज इन सैलून्स, जो प्रोंटो करके ऐप है, स्नैपबिट है, these all are इंस्टा है, तो these all are in now in mids. ये आने से पहले उसने शुरू करा था, राइट, आज से 5 साल 6 साल पहले। ओके, इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। आज जो ये कर रहे हैं, राइट, गैप क्या था, इट इज वेरी मच ऑपरेशनल ओरिएंटेड। आप इतनी मैन पावर और उस लेवल की मैन रिसोर्स को संभालना इज टू टफ, राइट। तो यू नीड ए गुड फंडिंग। आपको 100 करोड़ चाहिए उसको बर्न करने के लिए टू अर्न दैट, राइट। तो दो ही हैज लर्नड फ्रॉम दैट। आइडिया अच्छा था, बट पैसा नहीं था, एंड हाँ. वो कहीं ना कहीं उसके खुद के पैसे लगे हैं। ऑफ कोर्स नाउ ही हैज डन अनदर स्टार्टअप, वो बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, ऑफ कोर्स ही हैज लर्न फ्रॉम इट, बट वहां मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो पैसा नहीं था। सो 100 करोड़ चाहिए आपको किसी चीज के लिए, तो आप 50 लाख या 1 करोड़ सोच के शुरू कर रहे हो, तो योर फर्स्ट स्टेप इज गोइंग रॉन्ग। ओके, तो वो फर्स्ट स्टेप ही गलत चला गया आपका। एक प्रैक्टिकल सवाल है जो हर नया फाउंडर गूगल पे सर्च करता है, प्रोप्राइटरशिप बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है, LLP बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है। आपने काफ़ी पहले इस पे एक डिटेल वीडियो भी करी है। तो फाउंडर कैसे स्टार्ट करे, किस तरीके की लीगल एंटिटी बनाए? सो इसमें भी आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि मैं बना रहा हूँ स्टार्टअप, वैल्यूएशन के लिए इसको बेचना है। देखो, प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनाती हैं स्टार्टअप, इसका रीजन समझते हैं। स्टार्टअप इसलिए प्राइवेट लिमिटेड बनाती हैं क्योंकि जो ड्यू डिलीजेंस होती है, अल्टीमेटली आपको फंडिंग चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, करेक्ट। तो ड्यू डिलीजेंस का मतलब कंप्लायंस चेक होता है कि आपने फाइलिंग सही करी है कि नहीं, आपके डायरेक्टर सही है कि नहीं, KYC सही है कि नहीं, जो आपस में RPT की ट्रांजेक्शन है वो सही है कि नहीं, कोई लोन गलत तो नहीं दे दिया, रिलेटेड पार्टी ने कोई लोन तो नहीं दे दिया। सो देयर आर मल्टीपल स्टफ। सो फ्रॉम कंप्लायंस एंगल फॉर दैट इन्वेस्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि पब्लिक
में आपका डेटा पड़ा है, एमसीए पे जाओगे, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड 100 रुपए में कंपनी का निकाल लेगा। 100 रुपए में डेटा निकाल लेगा। ठीक है, तो जब आप बड़े होते हो तो आप 10 लोगों के पास जाते हो एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, उसको आपने कंपनी का नाम दे दिया तो आधी से ड्यू डिलिजेंस तो वो 100 रुपए में कर लेगा, ठीक उसके है, पास टीम बैठी है वो कर लेगी। ठीक है, सो दैट्स वाई स्टार्टअप, आपका माइंड क्लियर है कि मेरे को तो बड़ा बिजनेस करना है और मेरे पास तो इन्वेस्टर है, मेरे पास ये है वो है, तो यू शुड स्टार्ट विद प्राइवेट लिमिटेड। देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग अनदर एंटिटी टाइप। बट अगर आपको क्लियर है कि यार मेरे को कोई फंडिंग नहीं चाहिए, इट इज माई ओन स्टार्टअप, मैंने अपनी रिटेल शॉप्स मेरी मार्केट में चल रही हैं, या मेरा फैमिली बिजनेस है, इसको मैं बढ़ाऊंगा, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को कल को पैसा बाहर से चाहिए, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू फोकस ऑन पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और एलएलपी। एलएलपी ये अब तीनों में समझते हैं, प्रोप्राइटरशिप इज मैं खुद ही पार्टनर हूँ, तो आपको कोई पार्टनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यू आर द सिंगल ओनर एंड यू आर क्लियर कि मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ और में, आपका डाटा भी किसी के पास हाँ नहीं है। डेटा भी किसी के पास नहीं, आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हो दुनिया ठीक को, है, देन यू स्टिक विद दिस प्रोप्राइटरशिप ओनली। सेकंड पार्टनरशिप, आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, आप लोगों से और पार्टनरशिप कर रहे हो या कुछ ना कुछ साथ में कर रहे हो, देन यू गो टू पार्टनरशिप राइट, और एलएलपी। एलएलपी पार्टनरशिप और एलएलपी में इज फर्क ये है, Limited लिमिटेड लायबिलिटी है, Limited लिमिटेड लायबिलिटी, और एलएलपी में कंप्लायंस कम है, राइट, और ऑफ कोर्स पार्टनरशिप का डेटा एमसीए में नहीं है, नहीं है, तो वो इट्स नॉट ए पब्लिक डेटा अवेलेबल, बट Right. जहां एलएलपी आ जाएगी या जहां कंपनी आ जाएगी आपका डेटा पब्लिक हो जाएगा। तो दैट थॉट प्रोसेस हैज टू बी क्लियर कि मेरे को अपना सीमित रखना है, देन और ऐसे ही कुछ नहीं बना लेना है, बहुत स्टडी करके चूज करना है। स्टडी करके चूज लोग ऐसे ही चूज कर लेते हैं हाँ। कि चलो प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं, लिमिटेड बना लेते हैं, एलएलपी बना लेते हैं। कंप्लायंस के एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप कंपनी बनाओगे तो आप हमारे कंसल्टेंट को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पैसा दोगे, कंप्लायंस वालों को पैसा दोगे, अकाउंटेंट रखोगे, तो यू विल हैव सम कॉस्टिंग आल्सो, ऑडिट कराना पड़ेगा तुम्हें। तो बट प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनरशिप में आपकी टर्नओवर के अकॉर्डिंग है, राइट, तो विल सेव मनी। तो इसमें भी काफी स्टडी करके अपना लीगल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। राइट। आजकल हर फाउंडर की पहली ड्रीम होती है फंडिंग, लेकिन क्या हर बिजनेस को बीसी मनी चाहिए भी? बूट स्टेप वर्सेस फंडेड, तो एज ए सीए की नजर में कौन सा रास्ता सही है और फंडिंग लेने की छुपी हुई कीमत क्या होती है, उस पे आप कैसे बात करेंगे? देखो, रास्ता सही या मतलब कौन सा बेटर है, फर्स्ट वर्सेस सेकंड इज, देखो कई आजकल बड़े बड़े फाउंडर हैं, उनके पास पैसा है, बट उनका माइंड क्लियर है, मेरे को 5 साल में पैसा बना के बाहर निकलना, आई विल नॉट स्टिक टू वन स्टार्टअप, ठीक है, मैं एक पैसा बनाऊंगा, दूसरे पैसे जाऊंगा, फिर तीसरे में जाऊंगा टाइप। ठीक है, जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ यू नो बेलाविटा का फाउंडर आकाश आनंद, राइट, तो उन्होंने पहले बेलाविटा बनाया, अब ही हैज ऑलरेडी क्रिएटेड ए रोटरिस वॉच ब्रांड, इज ए लग्जरी प्रीमियम ब्रांड, राइट, तो उन्होंने पहले अच्छा पैसा बना लिया है, तो ऑफ कोर्स ही हैज द मनी। पहले स्टार्टअप में आपने मोटा पैसा, अच्छा पैसा बना लिया, सेकंड में रोटरिस में आप फंडिंग लेके आ रहे हो 100 करोड़ की वैल्यूएशन, देन आई थिंक 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे 6 महीनों में 100 से 250 CR वैल्यूएशन पे पहुंचे, ओके, यू नीड 30-40 करोड़ और 50 करोड़, सो दैट्स व्हाई यू वांट टू कीप योर रिस्क अ लिमिटेड, यू नो दैट कि मार्केट में नाम है, बना तो लूंगा पैसा, ही इज ऑन मोर सेफर जोन, उसको पता है मार्केट में मेरी वैल्यू है, and I have already created brand, it is easy, I know the maths, I'll be able to create it, but to limit myself कि भाई अगर 1000 करोड़ पूरी कंपनी की वैल्यू बनी और मेरे पास 40% थे, तो मैं 400 करोड़ में खुश हूँ, बट आई हैव क्रिएटेड, मेरे को मैथ्स 5 साल में करना है, मेरे को अपना पैसा जला के और बाद में मैं सोचूं ये मैंने क्या करा, इज नॉट ए राइट मैथ्स। वो उस टाइप ऑफ पीपल के लिए सही है। जो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने फंडिंग बाहर से ली, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि आपके पास पैसा था, इज गुड फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन समथिंग, ओके, और उनको हर साल हर 4 साल में कुछ ना कुछ नया बना के 10,000 करोड़ की बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है टाइप। नहीं, तो मेरा इसी में क्वेश्चन है, एज ए स्टार्टअप मेंटर, तो जो मेरा सवाल था कि फंडिंग की छुपी ही कीमत क्या होती है? फंडिंग तो सबको दिख रही है कि 50 करोड़ 100 करोड़ फंडिंग आ रही है, पर एज ए यू आर सो क्वालिफाइड और आपने स्टार्टअप मेंटरिंग भी करते हैं, उस जो फंड आ रहा है उसके प्रोस क्या क्या हैं वो बताइए आप थोड़ा सा। देखो, प्रोज कॉन्स दोनों बताता हूँ मैं आपको। प्रोज ये है कि ऑफ कोर्स यू गेट मनी टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, एम्प्लॉयज। आपको क्या चाहिए बड़ा करने के लिए प्रोडक्ट? सबसे पहले तो आपको ब्रांडिंग चाहिए,
और ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के लिए आपको टीम चाहिए। ठीक है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में तो प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी है नहीं, आपको ब्रांडिंग और एम्प्लॉय टीम चाहिए टू डेवलप। और अगर आप प्रोडक्ट में हो तो मे बी यू आर आउटसोर्सिंग, प्रोडक्ट Right. बाहर से बनवा रहे हो, तो आपको मार्किंग कर रहे हो। हाँ अपनी। वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। ये दो मेजर कॉस्ट लेके चलते हैं। तो ऑफ कोर्स पैसा आएगा, यू विल बी एबल टू एक्सपेंड क्विकली। अगर आपको पता है कि यार मैं पैसा तो बना लूंगा, मेरे को ये प्रोडक्ट पता है, दिस इज नो डाउट कि माय प्रोडक्ट इज स्मॉल और ये मेरा बड़ा प्रोडक्ट है, मेरा चल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बाकी दुनिया भी यू नो इज एक्सेप्टिंग, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग फंडिंग। राइट। तो जैसे ही पैसा आएगा यू विल बी एबल टू मेक इट, आप वो करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, ठीक है। अब आपके पास 1 करोड़ है तो आप कितना खर्च कर पाओगे, उतना ही खर्च कर पाओगे। बिल्कुल। अगर आपके पास 100 करोड़ है तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू, मेरे को अगर दिल्ली एनसीआर की जगह मैं फिर 10 स्टेट में खोलूंगा, अगर मेरे पास ज्यादा है तो मैं ग्लोबली खोल लूंगा। ठीक है। तो ऑफ कोर्स माय मार्केट विल बिग ना, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, आपका नंबर्स बढ़ेंगे, टॉप लाइन बढ़ेगी, टॉप लाइन भी बढ़ेगी और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बॉटम लाइन पे, अभी मैं टॉप लाइन की बात करता हूँ, रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है। अब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। ओके। मैथ्स क्या होता है, अगर अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग मैथ्स है, 100 करोड़ की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ है, राइट। या 10 करोड़ की है तो आपकी 100 करोड़ है। ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में 10 टाइम माना हाँ, जाता है। 10 टाइम्स। मैं एक आपको एक हाइपोथेटिकली नंबर बता दिया कि 10x नंबर माना जाता है। अब मैं 100 करोड़ रेवेन्यू करने के लिए मेरे को चाहिए ना मार्केटिंग करने के लिए पैसा, ये करने के लिए पैसा, सीधा थोड़ा पहले दिन थोड़ा 100 करोड़ आ जाएगा, उसको लाने के लिए पहले कुछ लगाना पड़ेगा, फिर 100 करोड़ आएगा। So that's why that's the pros, that you get money and you know how to do it, Right. you will be able to स्केल अप कर सकते scale up कर सकते हो, that is the main point। ठीक है। कॉन्स, जिसको कॉन्स मैं मानता नहीं हूँ वैसे कॉन्स, कि भाई जितना आप शुरू में ज्यादा लगाओगे, देखो जितना भी पैसा आप इन्वेस्टर को दे रहे हो, अपनी कैपिटल दे रहे हो, ऑफ कोर्स अगर 1000 करोड़ की वैल्यूएशन है और आपने 60% डिल्यूट कर ली, मतलब 60% के बदले में आपने कुछ लिया होगा उनसे पैसा, तो वो ऑफ कोर्स 600 करोड़ उसका है, कंट्रोल जा रहा ना, कंट्रोल जा रहा है, कंट्रोल जा रहा भी है। जा सकता है। हाँ, कंट्रोल नहीं, आइडिया तो कंपनी आपकी है। अब 60% उसका, अगर 51% उसका हो गया तो चलेगी उसी की, उसका मेन तो बोर्ड में वो आ गया ना, तो बोर्ड अप्रूवल तो वही दे पाएगा। 51% शेयर कंपनी से निकाल दिए गए थे, उसका थिंक थ्रू करके। ये है प्रोज कॉन्स। प्रोज ये है कि आपको पैसा जल्दी मिलेगा तो वो है, कॉन्स ये है कि आप अपनी कंट्रोल और अपना आई मीन टू से पैसे का शेयर किसी और को दे रहे हो। नहीं, शायद मेरा सवाल ये भी है इसमें कि जिस आइडिया से, जिस विजन से आप कंपनी चलाना चाहते थे, वो भी तो शेयर डाइल्यूट होगा तो चला जाएगा। नहीं, चला जाएगा, बट इसको दो पहलू हैं, दो पहलू हैं। एक है कि ये कब करना चाहिए, देखो ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी है। मेरे पास शुरू में, मेरे को अगर मेरे पास पैसा है और मैं अरेंज कर सकता हूँ और मैंने कोई बहुत बड़ा कुछ करा नहीं है, ऐसा 200-500 करोड़ नहीं करा, तो आई विल नेवर प्रेफर कि आप शुरू में ही जीरो से फंडिंग ले। हाँ, यही थोड़ा एलिबोरेट करिए, जीरो से फंडिंग ले। कब से फंडिंग लेनी चाहिए? हाँ, तो आपको फंडिंग लेनी चाहिए जब व्हेन यू प्रूव समथिंग, व्हेन यू हैव नंबर्स। उसका रीजन क्या है? आप आइडिया के बेस पे चले जाओ। पहली बात है, आइडिया के बेस पे आज पैसा नहीं मिल रहा मार्केट में, ओके, बट आइडिया के बेस पे आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप किसी कंपनी के सीईओ टाइप अब छोड़ के आए हो, वैसे जो कि मैक्सिमम केसेस में होता ही नहीं है। नॉर्मल आप पढ़े लिखे और आपको कंपनी शुरू करनी और आपने इन्वेस्टर के पास गया तो आपकी वैल्यूएशन लगेगी बिल्कुल वो कहते हैं ना कौड़ियों के भाव टाइप, कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी डिल्यूट कर दोगे शेयर कैपिटल। और अगर ये आप बिल्कुल क्लियर हो अपने प्रोडक्ट को लेके, थॉट प्रोसेस क्लियर है, तो आप चला दोगे। आपने चला दिया तो आपने मेहनत किसी और के लिए करी, अपने लिए नहीं करी। okay. तो आइडिया क्या होना चाहिए? आप शुरू में पहले प्रोडक्ट को प्रूव करो, रेवेन्यू नंबर लेके आओ, बॉटम लाइन भी लेके आओ कुछ, तो प्रोडक्ट कर दिया। अगर 0 वर्सेस सिंपल 1 करोड़ लेते हैं, 0 वर्सेस 1 करोड़ का रेवेन्यू विद ओनली पैट ऑफ 5 लाख, पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5 lakhs ओनली, नथिंग मोर देन दैट। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा इतने से में। वो शायद आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे, आपकी जान पहचान के बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन 2, 4, 5 करोड़ लगाएगा जीरो पे। इसकी 1 करोड़ की वैल्यूएशन जो मैंने 10 टाइम्स का ही बताया तो भी 10 करोड़ होती है। ये 1 करोड़ इज नथिंग नंबर अचीव करना अगर आप स्टार्टअप टाइप लगा रहे हो। तो ऑफ कोर्स शुरू में आपको थोड़ा वेट करके प्रोडक्ट को बना के, रेवेन्यू को बना के,
और थोड़ा कुछ पैड दिखा के फिर बाहर निकलना चाहिए। एकदम से आइडिया पे फंडिंग लेना नहीं ठीक नहीं है ठीक आपके नहीं हिसाब से। हाँ, अब भी मतलब नॉर्मल इंसान के लिए ठीक नहीं है। कोई बहुत बड़ा आदमी है तो वो तो जाएगा, हाँ, वो तो कर भी देगा, बट नॉर्मल आई शुड नॉट थिंक कि ये करना चाहिए हमें। ओके। जीएसटी, टीडीएस, आरओसी फाइलिंग, पीएफ, लेबर लॉ, एक छोटे बिजनेसमैन की आधी एनर्जी तो इन कंप्लायंसेस में ही चली जाती है। ऑनेस्टली बताइए, क्या इंडिया में ईमानदारी से बिजनेस करना आसान है? और छोटे बिजनेसमैन को कंप्लायंस मैनेज करने के लिए क्या करना? देखो, कंप्लायंस मैनेज करने के लिए हम दोनों को हायर करना चाहिए सबसे पहले। तो कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, ओवर कंप्लायंस्ड कंट्री है क्या आपको ये लगता ये है? बिल्कुल बिल्कुल है। जीएसटी भी है, हम टीडीएस है, दुनिया भर के टैक्स हैं हमारे पास। ऑफ कोर्स जीएसटी के आने के बाद बेटर हुआ है, वैट और सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी आ गया, बट स्टिल आई विल से बिकॉज हम वी वर्क ग्लोबली 28 कंट्रीज, तो काफी कंट्रीज में बहुत सिंप्लीफाई है। आपको इतने तामझाम नहीं करने पड़ते। यस वी आर, बट इसका कुछ कर नहीं सकते। सी अच्छा, पॉइंट इज व्हाट शुड यू डू? यू टॉक अबाउट दिस कि यार इंडिया में तो ये उससे क्या होगा? ठीक बात है। ये तो यू शुड लिव विद दिस। ओके, इसके अलावा ओवर कंप्लायंट है ये आप मान रहे हैं? अब बात खत्म। ओवर कंप्लायंस है, इसको थॉट प्रोसेस को यहीं करके आगे बढ़ते हैं बिजनेस अच्छा, की तरफ। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए प्रोफेशनल को काम दो सबसे पहले। ओके, अगेन उसमें थॉट प्रोसेस है। आपने बड़ा बनना है, स्टार्टअप करना है, क्योंकि आप स्टार्टअप की बात कर रहे हो, तो भाई कंप्लायंस करके चलना। ओके, छोटी मोटी हेरा फेरी के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? कि आप पढ़ोगे, ड्यू डिलिजेंस में फंस जाओगे, अब फंडिंग नहीं मिलेगी। ओके, और अगर आपको है कि मेरे को तो है ही नहीं, तो फिर आप फ्री हो, जो मर्जी करो, जब पकड़े जाओगे तब। आजकल तो वैसे भी जो जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, AIS आ गया है, जो इनकम टैक्स रिटर्न में AIS के पोर्टल में ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आप किसी को भी पैन दे के आओगे, वहां रिफ्लेक्ट करेगा ट्रांजेक्शन। गोल्ड लेके आओगे, वहां रिफ्लेक्ट करेगा। सो डोंट थिंक कि मैं जो मर्जी करता जाऊं, सरकार को कुछ नहीं पता लग रहा। सरकार को सब पता लगता है। जो भी ट्रांजेक्शन आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन चैनल के थ्रू कर रहे हो, सब इंफॉर्मेशन तो आई जाएगी। कंप्लायंस को सीरियसली लेना चाहिए, आप ये बिल्कुल कहना लेना चाह चाहिए, रहे हैं? बिल्कुल अगर लेना आप स्केल अप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। देखो, हर कोई बड़ा तो बनना compliance चाहता की है। कॉस्ट है, वो भी तो एक चीज है ना। उससे भी तो छोटा स्टार्टअप भी तो डर रहा है ना। नहीं, देखो, उसके लिए हम ये कह रहे हैं ना, हर तरह के कंसल्टेंट मार्केट में है, तो आप शुरू में एटलीस्ट कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज बहुत लो लेवल वाले कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, तो वो भी कंप्लायंस करेगा इसकी भी गारंटी नहीं होती। राइट, चाहे हमारी ही फील्ड है, बट वी नीड टू बी केयरफुल। उसका सिंपल वे आउट है, आप एटलीस्ट कुछ रखो माइंड में कि मेरे को ये 10 चीजें करनी है। आपको सिर्फ उस बंदे से बात करनी है। आप कंसल्टेंट लो, बिल्कुल लो मीडियोकर, बस उससे बात करते रहो। भाई ये हो गया, खत्म। वहां आपकी सिरदर्दी आ रही है, बट आप पैसे भी बचाओगे ना फिर। अगर आपको पैसे बचाने हैं, तो आई थिंक नॉन कंप्लायंस शुड नॉट बी द वे फॉरवर्ड। कंप्लायंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बड़ा तो आपको बनना ही है, आपको वही पैसे क्यों बचाने हैं? आप दिमाग लगा के बिजनेस बढ़ाओ ना, rather than saving money from compliance। राइट। ईशान जी, आपने लिखा था, आपने कई ऐसे प्रोफेशनल देखे हैं जिनकी सैलरी बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो और कुछ लोग मॉडरेट इनकम वाले भी चुपचाप वेल्थ बना रहे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का क्या जाल है और ये कैसे मैनेज करें? इसको कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ओके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब मैं अपनी सेविंग, अपने खर्चे को लेके कितना डिसिप्लिन हूँ। अगर मेरा दोस्त BMW में घूम रहा है और मेरे पास मारुति के पैसे हैं, तो क्या मैं, जो इंडिया में चलता है, लोग लोन लेके BMW भी ले लेते हैं। अभी एक इशू भी आया था कि लोन ले लेते हैं, और लोन लेना, BMW लेना गलत नहीं है, बट मेरे पास लिक्विडिटी है नहीं और मैं लेके बैठा हूँ सिर्फ दिखावे के लिए। आई डोंट थिंक सो दैट्स ए गुड आइडिया। उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मेरी थॉट प्रोसेस ये है। चकाचौंध में डिसिप्लिन कैसे हो आप, ये बताओ ना। आई मीन टू से आपको एक ही चीज मिलेगी। करेक्ट। अगर आपको बड़ा बनना है और डिसिप्लिन चाहिए, आपको पता है कि आपको फोकस क्या है आपका, चकाचौंध फोकस है, तो कुछ नहीं कर सकते। देखो, मेरे पास जेब में ₹1,00,000 और मेरे को 1.5 लाख का खर्चा करना है, वो आपकी थॉट प्रोसेस गलत है, आप गलत हो। नहीं, आईफोन 16, 17 और अपकमिंग 18 को इग्नोर कैसे करें? बिजनेस बढ़ाओ ना, धंधे पे फोकस करो। अगर इग्नोर नहीं करना, मैं कब कह रहा हूँ आप चार्टर्ड प्लेन लो ना, आप आईफोन की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ चार्टर्ड प्लेन लो। पर उतने जैसे बनो तो सही, फोकस तो करो।
करो ना काम, मत इग्नोर करो। 24 घंटे काम कर लो या 18 घंटे काम करो, फोकस रहो। कुछ ऐसा करो कि यू शुड नॉट बी थिंकिंग बिफोर स्पेंडिंग। ये तो जो आप बात होगी, अगर ये करना चाहते हैं, दुनिया करना चाहती है ये, अगर जब तक नहीं हुआ वो, तब तक क्या करें, है ना। मेरे पास 100 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ जिसके पास होता है वो भी सोचता है, राइट। वो भी ऐसा नहीं है कि वो थॉट प्रोसेस है। 100 करोड़ जिसके पास है वो बिजनेस क्लास के लिए नहीं सोचेगा, बट वो हेलीकॉप्टर या चार्टर लेके तो नहीं उड़ेगा ना, ट्रैवल करेगा। जिसके पास 100 करोड़ भी है, 1000 करोड़ वाला शायद वो सोचे कि मैं हेलीकॉप्टर ले लेता हूँ, 10,000 वाला सोचे मैं चार्टर ले लेता हूँ। थॉट प्रोसेस है ना, जैसे है। इतने बड़े बड़े लोग अगर ये कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, 100 करोड़ वाला बंदे को क्या है, इंटरेस्ट पे डाल देगा तो भी 10 करोड़ या 10% रिटर्न तो आ जाएगा। राइट। वो भी सोच के कर रहा है। तो भाई आईफोन वाला जो उस लेवल का है, तो उसको सोच के करना चाहिए। पहले आप बिजनेस पे फोकस करो। सेविंग शुड बी योर प्रायोरिटी। मैं चाहे 50,000 कमाता हूँ, देखो मैंने 7,000 से शुरू करा था, टू टेल यू, कॉल सेंटर पे बिफोर सीए, 2-3 महीने के लिए। तो उसमें से भी सेव कर लेते थे। तो सेविंग शुड बी योर डिसिप्लिन। चाहे आप 50,000 पे हो, चाहे आप लाख पे हो, चाहे आप 10 लाख पे हो। मेरा अपना सेविंग या क्या मैं नेटवर्थ क्रिएट कर रहा हूँ। देखो व्हाट इज नेटवर्थ, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, बट नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ वो है जो मेरे, या तो मैं प्रॉपर्टी में डाला हुआ है, विच इज माई एसेट्स, करेक्ट। मैं 10 लाख महीने का कमा रहा हूँ और मेरे पास बच्चे 1 लाख भी नहीं रहे, माई नेटवर्थ इज 0। दैट इज माई मैं तो खत्म कर रहा हूँ माई एक्सपेंसेस, माई डिस्पोजल मनी कहते हैं उसको, वो है। तो यू शुड बी फोकस्ड मोर ऑन सेविंग्स ऑल्सो, कि देयर शुड बी अ फिक्स अमाउंट विच आई एम सेविंग। सैलरी वाला बंदा है जिसके पास लाख रुपए महीना आता है, एज पर मी, सबसे पहला काम क्या करोगे आप? लाख रुपए वाला, आप बताओ क्या करोगे? आपकी लाख रुपए सैलरी है, आप 20 साल पहले जाते हैं, आप क्या करोगे? मैं घर खरीदना चाहूंगा, घर लेना चाहूंगा, गाड़ी लेना चाहूंगा। आप सबसे पहले करना क्या चाहिए? आप 50,000 साइड करोगे अलग अकाउंट में, विच इज माई सेविंग। अब मैं 50,000 में अपनी डिस्पोजेबल मनी अपने खर्चे के अकॉर्डिंग फोकस करूंगा। अब इस 50,000 से जो आपने 2 चीजें बोली, मैं घर लेना चाहूंगा, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि वो तो भी करेक्ट सोचते, बिकॉज दैट इज एसेट। मैं गाड़ी लेना चाहूंगा, दैट इज माई लायबिलिटी, बिकॉज वो तो खत्म हो जाएगी ना गाड़ी। राइट। सो दैट थॉट प्रोसेस हैज टू बी देयर। मैं जितना भी कमा रहा हूँ, व्हाट आई एम सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट। उसी से वेल्थ क्रिएशन होगी। आप एक लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कैम्स हुए हैं उनमें भी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। तो क्या सच में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास ये सब रोकने की ताकत है, या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होते हैं? और क्या एक ऐसी चीज है जिस पे आप साइन कभी नहीं करेंगे? देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंपनी, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑल्सो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी। तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसके बैलेंस शीट, P&L को ढंग से देखूं, उसके मीटिंग्स को ढंग से देखूं, क्या अप्रूवल हो रही है, क्या नहीं हो रही है। देयर इज ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बोर्ड मीटिंग होती है, देयर इज एन एजेंडा, आपके पॉइंट्स देखे जाते हैं, आप बुक्स मिलती हैं, आपको सब कुछ देखते हो आप, यू कैन आस्क व्हाटएवर। तो दैट इज द कोर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स नॉट ए पेपर वर्क आउट ऑल। इट्स नॉट ए पेपर वर्क आउट ऑल। कि जो स्कैम होते हैं, देखो, यू कैनॉट कमेंट ऑन इट कि वो किसके साथ हुआ, क्या कौन बंदा इन्वॉल्व था, टाइप क्या मैनेज करा हुआ था। अब फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट गेट इनटू ए डेली ट्रांजैक्शन। किसी ने पैसा ट्रांसफर करा हुआ है अपने पर्सनल अकाउंट में, पर उसको दिखाया हुआ है कोई एक्सपेंस, और मे बी कंपनी वेंडर पेमेंट, और या किसी के थ्रू पैसा हुआ है, मतलब अपने पर्सनल अकाउंट में ना लेके किसी के थ्रू लेके आपने ट्रांजैक्शन कर ली। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैनॉट कंट्रोल दैट, ही कैनॉट गो इनटू ए डे टू डे इश्यूज और पॉइंट्स। बट जो कंपनी का हाइजीन है, देयर आर सम रेशियोज व्हिच यू हैव टू चेक कि डेटर में पैसा आ रहा है कि नहीं, क्रेडिटर का क्या है, एंड ऑल, इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। I think that can be done, and hygiene can be checked by an independent director. पावर है उसके, पावर है, फुल पावर है। He can check whatever document, he can ask whatever documents he want to see related to that company. तो आज के दौर में जब AI एक क्लिक में बैलेंस शीट पढ़ रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है,
तो जो बच्चा सीए, सीएस, सीएमए की तैयारी कर रहा है, क्या वो सही घोड़े पे दांव लगा रहा है या 10 साल बाद वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? देखो पहले आज का क्या होगा, आज के टाइम पे तो देखो एआई को भी काम कौन करवा रहा है? हम ही ह्यूमन, उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलना पड़ता है ये मेरे लिए कर, फिर वो हाँ एआई इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड रिसर्च, नो डाउट अबाउट इट, बट उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है यू नो दिस हैज टू बी डन एंड देन ही इज डूइंग ऑटोमेटिकली, दैट एआई इज डूइंग ऑटोमेटिकली. बट वी शुड नॉट थिंक एज ए यू नो एनिमी और एज ए कि मेरे को कोई उससे डर है, बिकॉज ठीक है आपके काम ऑटोमेट हो रहे हैं, शायद 10 वाले लोगों वाला काम एक बंदा एक एआई ही कर रहा है, बट देयर आर लोट्स ऑफ अदर थिंग विच कैन बी डन. स्ट्रेटेजी पे फोकस करो, बिजनेस कैसे बढ़ाऊं उस पे फोकस करो, या आप जॉब में हो तो देयर इज लोट्स ऑफ ऐसा तो है नहीं है कि जॉब सारी खत्म होगी, सब कुछ ही एआई कर रहा है, ऐसा तो नहीं है. एआई को चलाने के लिए भी तो होना चाहिए, तो आपको टेक्नोलॉजी साथ में सीखना चाहिए. एआई आजकल क्या है यू नो बिकॉज वी आर, इसमें एक ब्लंट सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आप थोड़ा घुमा रहे हैं मुझे. आपका बेटा 12th में होता आज, तो आप उसको सीए की सलाह देते या ये ट्रेन छूट चुकी है ये बोलते हैं? नहीं देखो सीए आप इसको फाइनेंशियल वाला मत लेके चलो. सबसे पहले एक सीए बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड एग्जांपल. ओके, बोट का अमन गुप्ता इज वन ऑफ द एग्जांपल, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, ही इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वाज आई थिंक फर्स्ट रैंक होल्डर. तो सीए को पहले तो हम वो मिथ खत्म करते हैं कि सीए इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बैलेंस शीट और फाइनेंस. राइट. सीए इज कैन बी द मीडियम फॉर बिकमिंग ए गुड बिजनेसमैन. करेक्ट. तो मैं अपने 12th के बच्चे को ये नहीं बोलूंगा अगर उसका इंटरेस्ट है. देखो आजकल तो बच्चों को आप बोल ही नहीं सकते, उसका इंटरेस्ट सीए में होगा तो सीए करेगा, कुछ और में तो होगा. नहीं तो आप मानते हैं अभी ट्रेन है, अभी ट्रेन है सीए. मैं तो आपको बोल रहा हूँ सीए कॉमेडियंस भी हैं, सीए एक्टर्स भी हैं, सीए प्रोड्यूसर भी हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बाय गोइंग थ्रू दिस करिकुलम, आवर करिकुलम सो ब्यूटीफुल, आप इतना पढ़ लेते हो, आपको आप बताओ ना आज इस टाइम पे भी आप कुछ भी करा लो चाहे 20 घंटे के लिए, वो पावर आपको कहाँ से आई? ओके, कहाँ से आई? वो फोकस कहाँ से आया? एक टारगेट था तभी तो आया वो ना. सीए डेवलप करता है. सीए डेवलप करता है. सीए आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखाता, आपको लाइफ में उस मुश्किल सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है वो भी तो सिखा रहा है ना. तो ठीक है, आज एआई के दौर में भी सीए की रेलेवेंस है. रेलेवेंस है, आप बिल्कुल है, 100% है. हम ढूंढ लेंगे रास्ता. अच्छा, ये नहीं तो वो मतलब मेहनत करना सिखाया है आपको, पढ़ना सिखाया है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना सिखाया बिल्कुल है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो वो कोर्स रेलिवेंट आज भी और आगे भी रहेगा. आगे भी रहेगा. एआई उसको एब्सोल्यूट नहीं कर पाएगा. बिल्कुल. आज की आपको डेटाबेस बताऊं तो सीए इंस्टीट्यूट अगले कुछ टाइम में, बिकॉज वी आर गोइंग नाउ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रहे हैं हम इंडिया. राइट. तो देयर इज अ लोड ऑफ आई थिंक देयर इज अ नंबर ऑफ 50 लाख सीएस आर रिक्वायर्ड इन अदर 5 years down the line. In spite of AI and all that. In spite of AI and something. कंपनीज Okay. बढ़ रही हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, तो धंधे को संभालेगा तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अल्टीमेटली, नंबर्स Okay. चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो संभालेगा. करियर अच्छा है. करियर अच्छा बहुत है, सारे नो लोग डाउट, पूछते हैं नो हमसे डाउट. कि सीए, सीएस, एआई आने के बाद बहुत सारा रोल खत्म हो रहा है. आप देखिए, सी आप थोड़ा और समझो, मार्केट ग्लोबल हो रही है. ठीक है, आप आज बिजनेस दुनिया में कहीं पे भी कर सकते हो. ठीक है. कंप्लायंस इज मैंडेटरी, ड्यू डिलिजेंस इज मैंडेटरी. मैंने अगर सिंगापुर में कंपनी खोलनी है और वहां पे फंडिंग चाहिए तो कंप्लायंस मैंडेटरी है. तो कंप्लायंस मैंडेटरी है तो सीए भी आएगा, सीएस भी आएगा, करेक्ट, लीगल भी आएगा, सब कुछ आएगा. सो यू कैन नॉट से कि सीए का वैल्यू है या सीए सीएस सब प्रोफेशनल डिग्रीज का वैल्यू है और रहेगा, बिकॉज बिजनेस इज मूविंग, इंडिया इज मूविंग. एआई खत्म नहीं कर पाएगा. इंडिया एआई कम ही नहीं कर पाएगा. एआई विल इज एन हेल्पिंग हैंड फॉर यू. अच्छा, कम नहीं कर पाएगा. कम नहीं कर पाएगा. ओके. विदेश जाकर पढ़ने या सेटल होने का फैसला लेने से पहले एक स्टूडेंट को सबसे जरूरी सवाल क्या पूछना चाहिए? आप एक चैनल भी चलाते हैं, सीए शांत जुनेजा, तो इस एक्सपीरियंस को लेकर कॉमन मिथ क्या है और क्या समझना चाहिए स्टूडेंट को अगर वो बाहर पढ़ना चाहता है? देखो मेरे ख्याल से बाहर की दौड़ इस टाइम पे तो लोग इंडिया में आ रहे हैं. टू टेल यू, कंट्री बाय कंट्री बताऊं तो सिंगापुर में इंडियंस या बाहर के लिए जॉब्स नहीं है. Okay. आप यूरोप चले जाओ तो देयर इज नो जॉब्स फॉर लोकल में, लोकल को प्रेफरेंस दी जाती है. Okay. अगर आपको बाहर से बंदा हायर करना है किसी कंपनी को तो उसको गवर्नमेंट को देयर इज पोर्टल्स कि व्हाई यू आर हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ
our country, यूरोप और Singapore or any other country, ओके why you are not hiring within that country? अल्टीमेटली आप पढ़ के देखो, आप हार्वर्ड जा रहे हो, ऑक्सफोर्ड जा रहे हो, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जा रहे हो विच इज, आप जा क्यों रहे हो, एजुकेशन के लिए जा रहे हो, विच इज टॉप आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम विद यू कि है। आप जाओ, ठीक है करेक्ट। बट आप किसी भी कॉलेज में सिर्फ बाहर जाने के लिए जा रहे हो कि मैं वहां जॉब करूंगा, इज नॉट द राइट डिसीजन। आज की तारीख में नहीं है। आज तारीख में नहीं है। आप इफ यू आर एट इट दिस थॉट प्रोसेस ओनली, जो 90% लोग होते हैं, सिर्फ मेरे को बाहर जाना है, कनाडा जाना है, अब मेरे को कनाडा जाना है, मेरे को कुछ भी यूनिवर्सिटी में पैसा 20 लाख 25 लाख दूंगा और मैं कर लूंगा, इज नॉट ए राइट इसमें मैं एक डिसीजन। छोटा सा आपको बीच में टोक कर ऐड करना चाहूंगा। हर नौजवान या बिजनेसमैन ये सोच रहा है कि बाहर बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो ये सही में ऐसा है कि एक मिथ में वो जी रहा है? ये ना कंट्री बाय कंट्री स्पेसिफाई करा हुआ है, देयर आर लॉट्स ऑफ पोर्टल्स अवेलेबल। कौन सी आपकी स्किल सेट क्या है? ओके आप कारपेंटर हो फॉर एग्जांपल, आप इससे शुरू करते हैं। ठीक है आप कारपेंटर हो तो जो इंडस्ट्री में रियल एस्टेट बढ़ रहा है, आप वहां जाओ, ओके आप पोर्टल पे जाओ, समझो। दुबई में बिल्डिंग्स बहुत बन रही हैं, ठीक है वहां वो कह रहे हैं जी आप कारपेंटर हो, आप प्लम्बर हो, आप आओ, आप स्किल्ड लेबर हो जो स्किल टाइप लेबर हो तो हो जाएगा। कनाडा बहुत दुनिया गई है एजुकेशन के नाम पे, और वो या तो कोई वहां पैसे अच्छे मिलते हैं, या आप झाड़ू मार रहे हो, या आप स्टोर पे काम कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो दैट्स ए गुड आइडिया। आप प्रोफेशनल हो और आपके पास सोर्स है कि एक आप जॉब लेके जा रहे हो, देन इट्स ए नहीं, क्योंकि मैंने ईशान जी आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं। मैं आपको एक लेमैन नजर में ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। हम सब लोगों को लगता है अमेरिका में बहुत जॉब है, कनाडा में बहुत जॉब है, यूरोप जाऊंगा कुछ ना कुछ कर लूंगा, पर मैंने देखा है आप उस कंट्री के एक्सपर्ट्स और जाने माने लोगों से इंटरव्यू करते हैं, बहुत डिटेल में पूछते हैं, तो आपके पास फर्स्ट हैंड ग्राउंड एक्सपीरियंस है, am I right? तो उससे आपने क्या समझा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबको ये लगता है कि अमेरिका जाएंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। मैंने एक पॉडकास्ट करा यूरोप के रिलेटेड, सिंगापुर के रिलेटेड, यूएस में भी करा, तो सबका आंसर यही था। मैं आपको मतलब ये रिएक्शन क्या था, भाई आना क्यों है तुम्हें, वहां कोई नौकरी नहीं है। हम आए हैं, अगर जो यूरोप वाला बंदा है वो कह रहा है मैं आया हूं इंडिया से यहाँ जॉब लेके, ओके सीधा यहाँ ढूंढने नहीं आया। आप कहो कि मैं 4 महीने लगाऊंगा कहीं शॉप पे नौकरी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपके प्राइजेस भी वैसे हैं, आप सोचोगे मैं ये कमा लूंगा ये कमा लूंगा, और खर्चे वैसे हैं। यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड। मतलब जितना आप इंडिया का 5% स्ट्रगल है, वहां आपका 100% स्ट्रगल होगा, ज्यादा होगा। तो आप देखा दिखाई टाइप में नहीं कोई बनना बताता चाहिए। नहीं है ना एक्चुअली में देयर इज नो, सी मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर किसी को जॉब जाना है थिंक थ्रू करके चलना चाहिए ना। आप क्या हो, आपके पास स्किल सेट क्या है? आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो, आपका कोई स्किल सेट नहीं है, आपने ग्रेजुएशन करा है आर्ट्स में, ठीक है, तो आप करोगे क्या वहां जाके? कौन सी नौकरी ढूंढने जा रहे हो? तो सॉरी टू से 30 40 लाख देके, आपने डंकी रूट ये सुना होगा, लोग जाते हैं। वो तो गलत है ना, दैट इज नॉन कंप्लायंस। नहीं तो नॉन कंप्लायंस है क्या? उतना वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां आप छुपोगे पहले तो बात है। तो पीछे यूएस ने उठा के फेंक के अमृतसर में इतना पूरा एरोप्लेन भेजा है, वो क्या था? वो यही तो थे, है ना, लोग सेटल थे तब भी वो चलिए मैं कहता हूँ लीगल रूट से भी जा रहे हैं, तो क्या इतना काम है वहां पे? ऐसा देखो, अपॉर्चुनिटी यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी। या आपका स्किल सेट है, मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल लोग हैं, अलग अलग कंट्री वाइज आप एनालाइज करो ना। आप बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यू हैव टू एनालाइज कि कौन सी कंट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके और या आप लॉयर्स भी हो, कौन सी कंट्री में इंडियन लॉयर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे स्टडी करके जाओ ना आप, देखो। और गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, ओके देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा अवेलेबल। आजकल तो एआई के बाद तो डेटा इजीली अवेलेबल है। पहले रिसर्च करो, समझो, उसके बाद डिसीजन लो। ऐसा ना हो आपने 30-40 लगा दिया और बैठे वहां कर, आप या तो गाड़ी चला रहे हो, बहुत केसेस देखे हैं जहां पे लोग चले जाते हैं फिर ट्रक चला रहे होते हैं, राइट। तो आपने ट्रक ही चलाना था, स्ट्रगल हो गया ना, फिजिकल तो स्ट्रगल हो गया ना। आप ट्रक चला रहे हो, रात को भी ट्रक चला रहे हो, दिन में भी ट्रक चला रहे हो, आप कमा रहे हो, डॉलर्स में कमा रहे हो, क्या फायदा? आपकी लाइफस्टाइल क्या है? ट्रक चलाना, और उसके बाद आई डोंट थिंक सो दैट्स ए गुड आइडिया। आप इससे अच्छा इंडिया में इस टाइम तो इतना बिजनेस है,
दुनिया इंडिया में आ रही है। आप बताओ ना, दुनिया इंडिया में आ रही है, कितने बड़े हब्स खुल रहे हैं, एप्पल का यहाँ पे आ गया। सो यू हैव टू थिंक थ्रू दैट, इकोनॉमी को समझो। एवरीबॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स दिस। एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े देश को सोच के ना भागे। वो दिखावा है, वो या तो आपके पास जॉब है, आपने अपनी कंपनी में अप्लाई करा, वो कंपनी वहां पे भी थी, आपने इंटरनल ट्रांसफर ली, देन दैट्स द बेस्ट रूट। ओके, मना ही नहीं है। सिंगापुर लाइफ इज वेरी, जॉब ढूंढने ना जाए ना ब्लैंक कर, और या पैसा लगा के 40 लाख लगा के वहां मैं किसी कॉलेज में करया, मैंने एजुकेशन परमिट लिया, स्टूडेंट परमिट लिया और उसके बेसिस पे बैठा हूँ और मैं कर रहा हूँ, उसकी लाइफ का कोई फायदा नहीं। चलिए एक और ब्लंट सवाल पूछते हैं। आप इतने फॉरेनर का इंटरव्यू करते हैं, एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियंस होते हैं, पढ़े लिखे काफी लोग होते हैं, बिजनेसमैन, मतलब वहां पे पर भी बेकार कॉलेजेस हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल है, वो सिर्फ एडमिशन दिया जा रहा है आपको यहाँ पे लेके आने का। हाँ, कनाडा में, यूएस में या यूरोप में आपको लेके आने का। अच्छा, वो पैसा सिर्फ आपने दिया है आपको वहां पे पहुंचाने का। कोई आप एजुकेशन तो आप इसको रिसर्च करोगे, बिकॉज हम मतलब आर डेली बेसिस वी आर टॉकिंग टू लॉट्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। तो वहां पे तो 26 से ज्यादा देशों में, करेक्ट, वी आर देयर इन 28 कंट्रीज। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ वही या किसी दुकान पे स्टोर में लगे हुए हैं, एज ए कैशियर लगे हुए हैं, या कोई गाड़ी चला रहा है। ये जो काम है हम इंडिया में जो सोचते नहीं है, हम यहाँ के अच्छे छोटा काम मानते हैं। हाँ, छोटा काम मानते हैं। और यहाँ के अच्छे हाई मीडियोकर फैमिली के बच्चे जो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, वो वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, जस्ट एक थॉट के लिए कि मेरे को बाहर जाना तो वहाँ का हर कॉलेज अच्छा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ चाह में, सॉरी टू से, इंडिया में विदेश से पढ़कर आया है बेटा या बेटी, मैं कह रहा हूँ कॉलेज इंडिया से भी खराब हो सकता है। हमारे आईएम्स हैं फॉर एग्जांपल एमबीए के लिए, या तो आप, मैं कह रहा हूँ हार्वर्ड जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, कैम्ब्रिज जा रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में टाइप में जा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अदरवाइज तो जो चीज इंडिया में मिल सकती है कम पैसों में, वो लेके उसको डेवलप करके आगे बढ़ो ना। राइट। दुबई, सिंगापुर, जीरो टैक्स का सपना तो हर कोई देखता है। आपने टैक्स हेवन या ट्रैप पर भी वीडियो बनाई है, तो सच में क्या छिपी हुई लागतें हैं, हिडन कॉस्ट हैं, कंप्लायंस की जिम्मेदारियां हैं जो उस कंट्री के ब्रोशर में नहीं दिखती हैं? सभी आप देखते हैं, बहुत ऐड आता है, दुबई में बहुत फ्रेंडली बिजनेस आप कर सकते हैं, सिंगापुर में कर सकते हैं, तो वो पीआर एजेंसी उस कंट्री को प्रमोट कर रही हैं। बीइंग अ सीए, सीएस, सीएमए, स्टार्टअप मेंटर, थोड़ी रियलिटी बताइए दुबई और सिंगापुर की, क्या है बिजनेस की रियलिटी? देखो, दुबई में टैक्स स्ट्रक्चर इज ऑफ कोर्स इंडिविजुअल पे देयर इज नो टैक्स, एंड कॉर्पोरेट से पे अभी आया है देयर इज अ टैक्स ऑफ 9%। दिस इज द फैक्ट। दुबई में बिजनेस करना इज वेरी इजी, बट बैकग्राउंड बताते हैं आपको। नॉन कंप्लायंस इज वेरी हैवी, वेरी हैवी। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे जीएसटी रिटर्न नॉन कंप्लायंस का क्या फी है इंडिया में ना भरने की, एक दिन की 50 रुपए, ओके, वहां पे 20,000 है। ओके, नॉन कंप्लायंस स्टार्ट्स विद दिस अमाउंट। ओके, ये कोई नहीं बताता है। 20,000 है। दुबई में आप नॉन कंप्लायंस नहीं सोच सकते। ओके, आप कहो कि मैं जा रहा हूं, मैं थूक गया, नॉन कंप्लायंस फाइन, सीधा फाइन है, और देयर इज नो डाउट। आई थिंक दिस इज गुड ऑल्सो। आप इसको दिस वे में भी ले सकते हो, भाई डिसिप्लिन बनोगे जिंदगी में, आपको नॉन कंप्लायंस करना है। कॉस्टिंग तो पता होनी चाहिए। 50 और 20,000 फर्क है, जीएसटी पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए। 50 और 20,000 है, दिस इज द फैक्ट। और ऐसा नहीं है। दुबई में हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। आप कहो कि दुबई में बहुत शातिर स्मार्ट लोग हैं वहाँ, सॉरी टू से, बट इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, इंडियंस आर वेरी वेल एजुकेटेड, इंडियंस माइंड्स आर वेरी गुड एज कंपेयर टू इवन दुबई। ओके, टू टेल यू, दुबई में जो बैठे हैं मैक्सिमम जनता इंडिया की ही बैठी है। राइट। बट 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है जो मिडिल ईस्ट में है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, चलो कंपेयर करते हैं सिंगापुर को और दुबई को। ठीक है। दुबई में कंपनी बनाना 6 महीने भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, भगवान भरोसे। ओके, ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है, लोग कहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा। वो अपनी मर्जी से देखेंगे, समझेंगे। कई गलतियां तो वो ऐसी कर देते हैं जो हम हंसते हैं कि यार, क्योंकि उनको टैक्स स्ट्रक्चर पता नहीं ना, अभी नया नया टैक्स आया है। सो दे आर नॉट दैट मच। आप इससे दुबई से आगे जाएंगे ना जीसीसी कंट्री में, KSA टाइप में, किंगडम्स ऑफ सऊदी अरेबिया में, वहां के लोगों, आप कहोगे यार मेरा तो 10वीं पास बच्चा ज्यादा स्मार्ट है इनके ग्रेजुएट से। ओके, सो दे आर नॉट, बट कंप्लायंस एंगल से द बॉटम लाइन फॉर दुबई इज
दे आर वेरी वेरी नॉन कंप्लायंस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव देयर एंड जो ये कंपनी बनाना मैं एक दिन में सिंगापुर इट इज राइट ओके यू कैन मेक कंपनी इवन लेस देन 24 hours वी हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स तो दुबई से तो ज्यादा जल्दी इंडिया में कंपनी आप बना सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या हम? कह सकते हो मतलब इंडिया में एटलीस्ट पता तो है ये बन जाएगा ये करना है तो ये इतना बुरा भी नहीं है इंडिया। नहीं बट सिंगापुर में आपका टैक्स स्ट्रक्चर इज मच बेटर। सिंगापुर में आप इंडिया और सिंगापुर को कंपेयर कर लो, ठीक है बताता हूँ आपको। इंडिया में आपका इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम है, कितने पोर्टल पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है, कहाँ फोन करके आज तक प्रॉब्लम सोल्व हुई है? राइट कुछ नहीं है, भगवान भरोसे है कुछ नहीं। राइट सिंगापुर में अभी एमसीए का डेटा उड़ गया है तो अभी तक रिट्रीव नहीं हुआ है। करेक्ट। मैंने पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस इट, माई टीम आवर टीम हैज एक्सपीरियंसेस। हमने यहाँ से वहां कॉल करते हैं एकरा, जहां जैसे यहाँ एमसी होता है वहां एकरा है। एकरा में आप कॉल करो, एक एक डिटेल विद लॉ बताया जाएगा, विद लाइव। सर आप वेबसाइट पे जाओ, बहुत कामली पोलाइटली हैप्पीली, जैसे हम एक अच्छे 5 स्टार में कॉल करते हैं और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। राइट द गवर्नमेंट give you support like this. सिंगापुर दो इज टू एक्सपेंसिव, 100 रुपए की चीज वहां 800 रुपए में मिलेगी इंडिया के। बट कंप्लायंस वाइज, एवरीथिंग वाइज, गवर्नमेंट वाइज वेरी गुड। मतलब माई एग्जाम्पल, मैं इतनी कंट्रीज देख चुका हूँ, मेरे लिए तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री विच आई से इज सिंगापुर फ्रॉम कंप्लायंस एंगल। नहीं तो आप तो इंडिया में इतने जाने माने चेहरे हैं, बड़े बड़े लोगों से, मिनिस्टर्स से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, आप सीए इंस्टीट्यूट में भी काफी अच्छे लेवल पे काम करते हैं, तो आप ये एडवाइस नहीं देते? बिल्कुल, मतलब हो सकता है कि हम किसी चीज से रह पाए, हाँ। बिल्कुल देते हैं, बट पर स्लो नहीं है थोड़ा सा? हाँ स्लो है ऑफ कोर्स। देखो वी आर ट्राइंग टू मूव इट टू दैट, जीएसटी वाज स्टेप टुवर्ड्स इट, बट क्या है, एक कंट्री है जिसके पास पैसा की कोई कमी नहीं है। हमारी कंट्री, वी कैन नॉट से कि वी आर कैश रिच कंपनी, या हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, माइंडसेट भी नहीं हाँ, है मुझे तो लगता है। इतने लोगों को साथ में लेके चलना है। इस इंडिया की पॉपुलेशन तो देखो और सिंगापुर की पॉपुलेशन देखो। हाँ। सिंगापुर कंट्री क्या है, दिल्ली से भी छोटी है। तो पर लाल फीताशाही भी तो कहीं ना कहीं है ना? कर रही है ना। हाँ वो तो है, मतलब आई थिंक कुछ चीजों को टाइम के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। यू कैन नॉट हैंडल इट, यू मतलब आप कितना हैंडल कर लोगे। बट यस, इन बीइंग एन इंडियन आल्सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट, बट टू क्लियर इट कि बाहर दुनिया बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पर आप इतने सीजन प्रोफेशनल हैं, आप इतने सारे आइडियाज देते हैं, आप बेसिक चीजें देखिए, बेसिक चीजों पे एमसीए हो, फाइलिंग्स हो, जीएसटी हो, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। कई बार आप देखें प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी कई बार बड़ा ही टीडियस टास्क हो जाता है। तो इसको हम फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा? देखो जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाली बात करी, जब जीएसटी आया था ना, थोड़ी देर में ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज वेरी सिंपल। राइट आप आओ, डालो, 2 दिनों में आ जाएगा। ये 2020 की बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मिलता था। बट वो आप उसका बैकग्राउंड देखो ना, क्यों हुआ ऐसा? हाँ। उसका रीजन क्या है? देयर वर लॉट्स ऑफ फेक जीएसटी, राइट। स्कैम इतने हुए हैं, आपने इतने एग्जांपल पढ़े होंगे, न्यूज पढ़ा होगा, 250 करोड़ का स्कैम, आईटीसी का जो स्कैम, हाँ 1000 करोड़ का स्कैम, इनकम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। करेक्ट। तो वो फिजिकल स्पेस है नहीं, कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ क्या है, किसका पैन है, कुछ भी है। तो इंडिया में ना अकेला गवर्नमेंट की नहीं एंगल्स हो सकते, जो पूरी ओवरऑल पब्लिक भी है ना, उसको तो भी डिसिप्लिन और कंप्लायंस वाइज और फ्रॉड को, तो चोरों की सजा ईमानदारों को भी मिल रही है। तो देखो उसको फिल्टर कैसे करा जाए, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है बॉस। मैं आपको बता रहा हूँ 2020 में जीएसटी 1 दिन में मिल जाता था, आज जीएसटी महीना लेता है, 1.5 महीना लेता है, आप समझिए। तो इसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कह सकते हैं शान जी? नहीं, मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। आई थिंक धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, काफी चीजें बायोमेट्रिक, आप फेस एक्सप्रेशन, फेस इंप्रेशन पे स्टार्ट होगा, तब लाइफ विल बी जो आपका पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्पेस है, आप एआई के एंगल से सोचो क्या करा जा सकता है। कि आपने जीएसटी लेना है तो आपकी ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे लाइव लोकेशन भी आ गई है, आपकी लाइव वीडियो भी आ गई है, और आपको लाइव मिल रहा है। सिंगापुर में भी तो यही हो रहा है ना, आप ऑन द स्पॉट डाल रहे हो और आपको लाइव आपकी कंपनी खुल जाती है। तो आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट, बट दोनों बैलेंस करके चलने पड़ते हैं कि हम कैश रिच तो है नहीं कि हम स्कैम कराते रहें। वी हैव टू फिल्टर दिस आउट। नहीं, पर हम तो इसे बिजनेस में पिछड़ रहे हैं ना। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़ा रेगुलेटर है सेबी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है इन्वेस्टर की। मैं आपको बताता हूँ पिछले 5 साल में
जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो 5 गुना बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई है, मार्केट कैप फिनोमिनली बढ़ गया है। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो 1000 और 2000 को पार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप समझिए, जब 5 करोड़ लोग होते थे तब भी 1800 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आज 25 करोड़ इन्वेस्टर है एज पर डेटा ऑफ सेबी एंड एक्सचेंजेस। आज भी उतने हैं, क्योंकि प्रोसेस आपका बहुत टाइम ले रहा है। मैं मान रहा हूं, आपकी बात ठीक है कि फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे गड़बड़ लोग आ रहे हैं, पर जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं ना, वो भी नॉट इंटरेस्टेड हो रहे हैं ना। फिर तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी है, वो उस तेजी से मैकेनिज्म कहाँ बना पा रही है, और प्रोसेस स्लो हो रहा है। मैं आपको बताऊं, पहले जो रजिस्ट्रेशन 1 महीने में हो जाता था, जैसे जीएसटी का एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, 1 दिन में हो जाता था, आज 1.5 महीने में भी नहीं होता। ये फैक्ट है, आप समझो। जो हम जीडीपी बोलते रहते हैं, इतना साइज हो गया है, थोड़ा हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को भी बात करें। हाँ, ईज ऑफ डूइंग फोकस करना नहीं, अगर इसको सही कर लिया तो जीडीपी अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखो, व्हाई वी आर डेवलपिंग कंट्री, हाँ, अभी भी डेवलपिंग करना, काम तो बहुत करने वाला है, कंप्लायंस पे भी काम करने वाला है, सिटीज पे भी काम करने वाला है। सरकार बहुत काम भी कर रही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स को देखिए, बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है। हाँ, हाँ, बहुत रोड पे बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। मैं यूपी में बैठा हूँ, यूपी में चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे रोड नेटवर्क की बात हो, बहुत अच्छा हुआ है। मैं कह रहा हूँ, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस बिजनेसमैन को आप चोर बोल रहे हो, वही तो कंट्री बना रहा है। कंट्री तो वही बना रहा है, पर वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। जो आप बात करते हो 1 विंडो ऑल रजिस्ट्रेशन ऑल दैट, ग्राउंड लेवल पे आज भी नहीं है। बट अगर आप एमसीए में जाते हैं तो एमसीए के साथ साथ आपका पैन भी आता है, आपका टैन भी आता है, काफी कुछ आ रहा है। अभी तो सब कुछ आता है ना आपका, साथ में एक ही साथ अप्लाई करते हो। राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो मैं फेवर नहीं किसी को कर रहा, मेरे को ऐसा लगता है दे आर फोकसिंग आउट। नहीं तो ये पहले कब था? हाँ, पहले नहीं, ये अभी तो आया ना, पैन भी आ गया, सारी कंप्लायंस आ जाती है, जो आपको चाहिए मोटा मोटा आ जाता है। तो एमसीए स्टिल आई एम फाइन विद एमसीए के स्टेप्स कि वो अभी भी पोर्टल बहुत तंग करता है। हाँ, पोर्टल बीच बीच में तंग करता है। अब ये V3 वर्जन आने की ट्रांजिशन है, यू नो, मे बी इट्स अ ट्रांजिशन, V2 से V3 आया है। हम आईटी में इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। देखो, आई थिंक इन्फोसिस जैसा लिया हुआ पैसा तो जा ही रहा होगा। चलिए मैं आपको एक और मजेदार फैक्ट देता हूँ। क्लाउडे ने 2 नए मॉडल लॉन्च किए, माइथॉस 5 एंड फेबल 5। फेबल 5 उसने थोड़े टाइम के लिए इंडिया को दिया, माइथॉस तो दिया ही नहीं किसी को भी, अमेरिका में ही रखा, वो भी लिमिटेड लोगों को। अब उसने फेबल 5 भी ले लिया। हम अपना कोई एआई डेवलप ही नहीं कर रहे। अभी शायद मैंने किसी बहुत ही बड़े बंदे को सुना, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा, मोदी जी को लिखा कि हमें 50,000 करोड़ का फंड डालना चाहिए अपना एआई डेवलप करने के लिए। एआई से हम बहुत ग्रोथ करेंगे डेफिनेटली, पर वो एआई तो हमें मिल ही नहीं रहा यूज करने के लिए। तो गवर्नमेंट तो हम सब चीज आउटसोर्स ही कर रहे हैं, हम अपना तो कुछ डेवलप ही नहीं कर रहे। ना हमारा मेल अपना है, ना हमारा मैसेंजर अपना है, ना ही हमारा एआई अपना है। तो हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में सर? हाँ, नहीं, as compared to other countries we are not investing. मेल में just to add you, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने, अपने ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने, उन्होंने भी इसको पुश करा है पूरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो बहुत अच्छा किया। दिस गाइस अभी भी बहुत पीछे हैं हम। ऑफ कोर्स मैं कहूं कि जीमेल से चैट जीपीटी, क्लाउडे, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई बंद कर दे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, और ये जो सारे एआई बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, इंडियंस ही हैं। तो कहीं ना कहीं तो अभाव है, हमारी इच्छा शक्ति का अभाव है कि हम अपना कुछ डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। उसने क्लाउडे बंद कर दिया इंडिया में, बहुत हो हल्ला भी हुआ है। तो आप समझिए, एआई भी तो हम अपना नहीं बना पा रहे हैं, मैसेंजर भी अपना नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चीजें तो सरकार को देखनी चाहिए। इतना फंड तो न कम नहीं है हमारे पास। जीएसटी का डेटा आप बताते हैं, इतना टैक्स कलेक्ट हुआ, उतना टैक्स कलेक्ट हुआ। हाँ, तो कुछ फंड लगाना चाहिए एआई पे। टेक्नोलॉजी के बिना तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अगले 5 साल में काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी पे ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है। हाँ, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। राइट। सीए को अक्सर लोग सिर्फ रिटर्न फाइल करने वाला प्रोफेशनल समझते हैं, सलाह मुफ्त में मांगते हैं। मेरा सवाल ये है, तो आपने अपने आप को कंप्लायंस तक सीमित रखने के बजाय स्ट्रेटेजी और एडवाइजरी की भूमिका तक कैसे पहुंचाया, और सलाह की फीस कैसे ले पाए? क्योंकि यहाँ पे तो कहता आपने सलाह ही तो देनी है, आपका जा क्या रहा है?
जो प्रोफेशनल को फीस ना देने का कल्चर है, इसको आपने कभी महसूस किया और इसको कैसे टैकल किया? बिल्कुल यही महसूस करके ही इससे ही लर्निंग है एक्चुअली। ये लर्निंग पहले 6 मंथ्स में ही होगी थी कि जो बिजनेस मैंने जब कंसल्टिंग स्टार्ट करी थी वो अपनी ही सिटी से स्टार्ट करी थी, अबोहर से, होम टाउन से स्टार्ट करा Right. था। ऑफ कोर्स बीइंग ए स्मॉल सिटी यू गेट अ B2C स्मॉल कस्टमर ओनली, राइट। तो वहां पे किसी को 500 रुपए देना भी बहुत बुरा लगता था। ठीक है, तो वो 6 महीने में समझ आ गई। बट माई करियर थ्रू आउट इज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड कॉर्पोरेट कंपनीज में ही रहे हैं, तो वो 6 मंथ्स में ही समझ आ गया था कि दिस इज नॉट द राइट पाथ, राइट वे, वी नीड टू चेंज द पाथ। तो वो 6 मंथ्स में ही चेंज करके फोकस वाज ऑन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। ओके। जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है, बड़ा क्लाइंट है, लिस्टेड क्लाइंट है, जिसकी 10,000 करोड़ टर्नओवर है, 5,000 करोड़ टर्नओवर है, दे विल नॉट थिंक ऑफ, बिकॉज वो कंपनी कौन चला रहे हैं, एम्प्लॉयज चला रहे हैं, सीईओ Right. चला रहे हैं, सीएफओ चला रहे हैं, उनकी टर्नओवर इतनी है, दे विल नॉट माइंड यू पे व्हाटएवर यू डिजर्व। ओके। वो क्योंकि वो बिग फोर यूज कर रहे हैं, मान लो कुछ ना कुछ बिग फोर कर रहे हैं या मीडियोकर फर्म कर रहे हैं, दे विल नॉट माइंड। तो अगर आप सही टारगेट ऑडियंस को टैप करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ओके। ये क्वेश्चन नहीं आता। पर ये चैलेंज होता है। चैलेंज होता है, बट आई मीन टू से फोकस ऑन द टारगेट ऑडियंस। Okay. आप क्या, आपको 10,000 या 2,000 रिटर्न करनी है, या आपको 20 कस्टमर ऐसे चाहिए जो आपको 2,000 से भी ज्यादा इनकम दे दे, राइट। वो फोकस। सो ईशान जी, अब मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे। सीए, CS, CMA में सबसे ज्यादा टफ कौन सा? सीए। जॉब या बिजनेस, एक वर्ड में? बिजनेस। LLP या प्राइवेट लिमिटेड नए स्टार्टअप के लिए? प्राइवेट लिमिटेड। फंडिंग या प्रॉफिट? प्रॉफिट। वो एक फाइनेंशियल हैबिट जो हर फाउंडर में होनी चाहिए? थिंक बिफोर स्पेंडिंग। वो एक किताब जो हर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए? मैं बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ता। कोई बात नहीं। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है या जुआ? जुआ। SIP या रियल एस्टेट अगले 10 सालों के लिए? SIP। इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल झूठ, एक लाइन में? सबसे बड़ा झूठ तो क्रिप्टो ही है। AI CA का दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। सक्सेस का असली मेजर इनकम या नेटवर्थ? Neither net worth or neither this, your network, your people, ओके। that is your net worth. CA नहीं होते तो क्या होते? CA नहीं होता तो आई थिंक इंजीनियर होता। स्टार्टअप फाउंडर की सबसे बड़ी गलती? वही जो अभी मैंने बोला कि बिना सोचे समझे काम स्टार्ट कर काम देना। स्टार्ट कर दिया। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन? बिजनेस कंसल्टिंग करना स्टार्ट करना। कौन सा देश रहने के लिए सबसे अच्छा है? सिंगापुर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ईशान जी, एक ऐसे इंसान से बात करना जिसने नंबर्स को सिर्फ गिना ही नहीं, जिया है, ये एक्सपीरियंस वाकई अलग था। आपने अपनी जर्नी, अपने लेसन्स, सब कुछ ओपनली शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विकास माय भाई। प्लेजर। दोस्तों, आज की बातचीत से अगर आप सिर्फ 3 चीजें ले जाएं तो यह ले जाइए। पहली, डिग्री मिलती है कॉलेज से, लेकिन करेक्टर बनता है उस दिन जब खून बहता हो और फिर भी आप एग्जाम देने पहुंच जाए। दूसरी, बिजनेस फंडिंग से नहीं चलता, फंडामेंटल से चलता है। प्रॉफिट बोरिंग है, कैश फ्लो बोरिंग है, कंप्लायंस बोरिंग है, लेकिन जिंदा वही रहता है जो ये बोरिंग काम करता है। तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, आपकी सैलरी आपकी अमीरी नहीं है। इनकम इज व्हाट यू अर्न, नेटवर्थ इज व्हाट यू कीप। तो अगली बार जब कोई आपको ओवरनाइट सक्सेस की कहानी सुनाए तो उससे उसकी बैलेंस शीट मांग लीजिएगा। नमस्कार।